अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब और हमारे पास है आपको देने के लिए बहुत सारी खबरें और एक पीला चूजा भी। पीला चूजा अभी बताएंगे आप इसका नहीं, फॉर्मूला बाद में क्या है? बताएंगे। पीला चूजा बाद में बताएंगे। ठीक है, पीले चूजे के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे क्योंकि अभी हम आपको जो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं ना, वो कुछ बड़ी अच्छी खबरें भी हैं और कुछ ऐसी खबरें भी हैं जिस पे आपको परेशानी होगी। कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि जिसको सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे आंगन की, मेरे घर की या मेरे बच्चे की बात है। BLA को पाकिस्तान ने 2006 से कलअदम तंजीम करार दे ही रखा था। अब अमेरिका ने कलअदम तंजीम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। पाकिस्तान ने इसका खैर मकदम किया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि BLA ने हाल ही में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयां की। अब उम्मीद करते हैं कि अमेरिका के इस इक़दाम से इस दहशतगर्द तंजीम की कार्रवाइयां कुछ कम ज़रूर हो जाएंगी। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कुछ सियासी शख्सियात की मुश्किलात की। एक जानिब तो आसिफ अली जरदारी के मसाइल बढ़ रहे हैं और दूसरी जानिब उनकी पार्टी की जानिब से स्टेटमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। कमर समान कायरा को देख लीजिए, उन्होंने कहा कि वो हो या फिर उनकी पार्टी आज़ादी इजहार पर यकीन रखते हैं। और राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी, ये तो ऐसा मामला है कि अगर ऐसे ही था तो ये सब कुछ पहले हो जाना चाहिए था। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे ऑपोजिशन को खामोश कराने की कोशिश की जा रही है। अब हम आ जाते हैं ज़रा अपने शहर की भी अपडेट आपको दे देते हैं। हमने कल आपको बताया था कि एक तरफ MQM, एक तरफ जमात इस्लामी ये एहतजाज कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब ज़रा जानिए कि PP रहनुमा इस सिलसिले में क्या कह रहे हैं। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने MQM पर तनकीद की। कहा कराची की दावेदार जमात सड़कों को ब्लॉक कर रही है, यूं शहरियों की मुश्किलात को बढ़ाया जा रहा है। क्या मुजाहरे करेंगे तो पानी मिल जाएगा? ये सवाल उन्होंने उठाया। क्योंकि कराची की जब हम बात करते हैं तो वहां पर पानी नहीं है, कचरा यहाँ पर ठिकाने लगता नहीं है, गटर देखें तो उस पर ढक्कन नहीं है। लेकिन सिर्फ यही मसाइल नहीं है, एक और बड़ा मसला भी अब कराची वालों के सर पर मंडला रहा है। वो है ईद से पहले कॉन्गो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो शहरी अगर मवेशी मंडी जाएं तो हाथों और चेहरे को ढांप कर रखें, हल्के रंग और पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। वैसे अलर्ट तो जारी किया, किरण शुक्र ये नहीं कह दे बकरा डाउनलोड कर लें। अरे, और आप अलर्ट की बात कर रहे थे ना, तो भाई मसाइल कुछ कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से हल नहीं होते हैं, उनका तदारुक करना पड़ता है और अलर्ट होना पड़ेगा। HIV का मामला सिंध में ऐसा है। सिंध की वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचो खुद कह रही हैं, खबरदार कर रही हैं कि HIV फैलने के असबाब बहुत हैं। काबू ना पाया तो पाकिस्तान में जो सूरत हाल पैदा होगी वो इथियोपिया से भी बदतर हो सकती है। यहाँ पर HIV ने वबा की सूरत हालांकि इख्तियार नहीं की थी, लेकिन बात वही है, असबाब पर काबू ना पाया तो हालात बेकाबू होंगे। इसके अलावा हम एक स्टार की बात भी करेंगे आज। हम बिल्कुल अली नूर की बात भी करेंगे। अली नूर जिनकी तबीयत नासाज है, हेपेटाइटिस A उन्हें डायग्नोज हुआ था। अब कहा यह जा रहा डॉक्टर्स की तरफ से कि उन्हें उनका लिवर ट्रांसप्लांट होना है। साथ उनकी फैमिली की तरफ से एक कैंपेन लॉन्च की गई है सोशल मीडिया पर कि B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव ब्लड रिक्वायर्ड है। साथ अगर डोनर्स की बात हम करें तो जो लॉ है वो ये कहता है कि सिर्फ फैमिली वाले लिवर ट्रांसप्लांट के डोनेट कर सकते हैं, लेकिन कोई और अगर डोनेट करना चाहे तो फिर क्या होगा, क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है। एनीवेज हम बेस्ट विशेस देते हैं उनकी हेल्थ से मुताल्लिक। उनके घर वालों ने भी जो दुआ की एक चेन उसके एक सिलसिले के लिए कहा है ना, कम से कम हम ये तो कर सकते हैं। अली नूर बहुत सारे इनके फैंस हैं और हम आपको याद दिला दें कि हमने आपकी इनसे मुलाकात भी करवाई थी। हमने इनको नया दिन में बतौर मेहमान मदऊ किया था। अली नूर ज़िंदगी से भरपूर बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की यूथ के लिए करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि शुएब भी आपको बता रहे हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, कुछ ना कर सकें तो दुआओं में प्लीज़ उनको याद रखिएगा। अली नूर गेट वेल सून। बढ़ते हैं अपने नया दिन की टॉप स्टोरीज की जानिब। क्या डू मोर का मुतालिबा करने वाला अमेरिका रवैया बदलेगा? वजीर आजम के दौरे अमेरिका और सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात पर नजरें जम गईं। दौरे के दौरान क्या कुछ हो सकता है, जानेंगे मुस्लिम्स फॉर ट्रंप के बानी साजिद तारड़ से कुछ देर बाद। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी आम, कैसे मिलेगा आवाम को आराम? ऑपोजिशन के बाद ताजर भी बजट के खिलाफ मैदान में आ गए। कराची में भरपूर एहतजाज, हुकूमत को बजट वापस देने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम। पुराना सिलेबस, नए दाम, भारी बस्ते के बोझ से वालिदैन परेशान। यूनिफॉर्म, किताबें, स्टेशनरी सब हुआ महंगा, लेकिन गुज़श्ता साल की निस्बत कितना हुआ महंगा? बच्चों को तालीम दिलाना कितना मुश्किल, जानिए नया दिन में।
गुड मॉर्निंग। और चाय के लिए मैसेजेस भेजना हैरासमेंट नहीं है। कशमाला तारिक के बयान को किताबचे से हटाने का अदालती हुक्म। दफातर और घरों में खातीन किस तरह हैरासमेंट का शिकार होती हैं और ऑनलाइन हैरासमेंट क्या है, मुतासरीन कहां जाएं, इस अहम मसले पर होगी बात कुछ देर बाद। मिडिल क्लास तबका हो, लोअर या हो अपर क्लास, सब पर चढ़ गया टिकटॉक का बुखार। पाकिस्तान के टिकटॉक स्टार्स की भी खूब धूम। पेशावर में अवार्ड मेला सज गया। अवार्ड विनर बनेंगे आज नया दिन के मेहमान। तो जनाब नया दिन है और क्या दिन है। मुझे आसपास से चिमटे की आवाज सुनाई दे रही है, जुगनी सुनाई दे रही है। और क्यों ना ऐसा हो, जुगनी के खालिक गुलकार आलम लोहार की 40वीं बरसी आज जो मनाई जा रही है। बिल्कुल, चिमटे की मुनफरिद धुन पर मस्त कर देने वाले, साज बिखेरने वाले मारूफ लोक गुलकार का अंदाज आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो आरिफ लोहार के चंद यादगार गानों की बात, आलम लोहार, ये बिल्कुल उनके वालिद, बिल्कुल ऐसे लगता है वैसे इनको देख के ना। एग्जैक्टली। तो कुछ हमने सिलेक्शन हूबहू मिलते हैं, तो कुछ हमने सिलेक्शन की आपके सामने रखते हैं। क्या दौर था, लेकिन वापस आना पड़ेगा आज के दौर में। क्या दिन है, क्या मनाजिर हैं, क्या मसाइल हैं, मैं आपके सामने कुछ इसी सिलसिले में बात करना चाहती हूँ। जिन हाथों में गुड़िया होनी चाहिए थी, जिन कांधों पर बस्ता, जो बचपन शरारतों से यादगार बनना था, जिस बचपन में वालिद की उंगली पकड़कर जिद करते हुए जाना था और ढेर सारी चीजें खरीद कर लाना था, वो बचपन पानी की तलाश में दर दर भटकते हुए गुजर रहा है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर ये देखिए और ज़रा सा सोचिए कि ये हो क्या रहा है। यानी बाप के हमरा सड़कों की खाक छानती इस बच्ची की कहानी ये आपके सामने हम रख रहे हैं। और ये कराची के किसी एक घर की नहीं, बल्कि शायद हर दूसरे घर की गुड़िया अपने बाबा के हमरा सुबह हो या शाम पानी की तलाश में यूं ही फिक्रमंद रहती है। कहने को ये पानी की खाली बोतलें हैं किरण, लेकिन क्या ये वाकई खाली बोतलें हैं? इन बोतलों में क्या है? इसमें बचपन भी है, शरारतें भी हैं, ख्वाब भी है, और ये इसमें सब कुछ बंद है। ये सब बंद है, सब कुछ बंद है इसमें। और जब इसमें पानी आ जाएगा और ये बच्ची ये बोझ उठा के बुनियादी तौर से ये अपने बाबा की मदद कर रही है, ये अपने घर वालों की मदद कर रही है, तो हम इसके ऊपर ब्लेम करें तो फिर किसको करें? ये बच्ची पूछ रही है इसका कसूर क्या है, और हर वो बच्चा ये पूछ रहा है, हम पाकिस्तानी होने की हैसियत में ये पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है? पानी, बिजली, गैस, तालीम, तफरी, इस सब पर हमारा हक है, हमारे बच्चों का हक है। लेकिन ये क्या बात हुई, सुबह होते ही हमारे बच्चे भी परेशानियों में मुब्तला हो जाएं और हमारे साथ में बर्डन्स बांटें। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन ये जिंदगी का कोई खूबसूरत पहलू तो नहीं। बिल्कुल, ये ज़िंदगी का कोई खूबसूरत पहलू नहीं है। और ये जब हम कराची का तज़किरा करते हैं और जब हम ऐसी तस्वीर सामने रखते हैं तो दिल करता है कि सवाल किया जाए, लेकिन किससे सवाल करें किरण? जिनसे सवाल किया जाता है वो या तो इख्तियारात की बात करते हैं, या तो विल की बात करते हैं, या ओनरशिप की बात करते हैं, या ब्लेम गेम की बात करते हैं। लेकिन सिर्फ ये तस्वीर नहीं, सिर्फ ये ही मामला नहीं, ये एक बच्ची थी जो हमने आपके सामने रखी थी। यानी बच्ची का मामला था, उसके ख्वाब जो बोतल में बंद थे। ये बच्ची तो अपनी खुशी यहाँ भी तलाश कर लेगी, लेकिन जिन लोगों की वजह से हमारे बच्चे इन मसाइल से लड़ रहे हैं और मुस्कुरा कर से ही आगे बढ़ रहे हैं, जरा ये तो बताइए कि उस सिलसिले में किया जाए तो क्या किया जाए? आगे बढ़ना पड़ेगा, एक मासूम की बात करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह अभी हम दिखा रहे हैं कि एक बाप का हाथ थामे बच्ची पानी की तलाश में है, तो दूसरी तरफ वालिदैन के बगैर बाहर निकलने वाला बच्चा जिंदगी गंवा रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ था। ये फुटेज उसकी है गुज़श्ता रोज़ जमशेद क्वार्टर में, जहां 5 साला लापता बच्चे की लाश घर के करीब गटर से मिली थी। और इस पर मसाइल हो गए, ये 2 मसाइल, बल्कि कहना चाहिए किरण ये वो मसाइल हैं जो रोज़ाना रिपोर्ट होते हैं। तो फिर क्यों ना आज हम इसी के ऊपर बात कर लें। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हमारे साथ हैं। नया दिन का आप हिस्सा बने, प्लीज़ इस मसले पर हमें बताएं तो सही, ये हो क्या रहा है हमारे शहर में? और अब सवाल करें आम शहरी तो वसीम साहब किससे करें? हाँ, ये एक बड़ा मसला बना हुआ है, सही कह रहे हो आप। शहरी सवाल किससे करें, और ये आज 10-11 साल से ये सिलसिला चल रहा है और कोई इसको देखने वाला नहीं है, इसको रिजॉल्व करने वाला नहीं है बिल्कुल। और मुल्क का कोई 5वां 6वां बड़ा शहर, दुनिया का 5वां बड़ा शहर है
पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पूरे मुल्क को रेवेन्यू देता है, उस शहर का ये हाल है तो सोचें आपके बैड गवर्नेंस की इससे ज्यादा पूरी मिसाल। तो किससे देखिए, फिर हम बात करें तो किससे करें? एक तरफ हमारे बच्चे पानी की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने बच्चों को खो रहे हैं। ये गटर पर, मैनहोल्स पर ढक्कन नहीं है और उसकी वजह से किसी घर का सबसे छोटा, सबसे प्यारा, सबकी आंख का तारा चला गया। बताइए फिर अब हो क्या सकता है? हम मुसलसल इतने सालों से ये देखते आ रहे हैं और अब हम आगे भी यही सब देखेंगे। देखें, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ये पानी, बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना, पानी देना। आज 10 सालों से 10 बजट दिए जा चुके हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, तकरीबन 8,000 अरब रुपए के बजट, 8,000 अरब रुपए के बजट, मगर सीवरेज का सिस्टम ठीक नहीं हुआ, पानी मुहैया नहीं हुआ। अब उस घर से पूछो जिस घर का छोटा सा बच्चा चला गया है, उस घर पे क्या गुजर रही होगी, इनको कोई एहसास नहीं है। और ये आज पहला वाकया नहीं है, ये पहला वाकया नहीं है वसीम अख्तर साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ चाहूंगा वसीम अख्तर साहब, नॉट बीइंग मेयर, नॉट बीइंग रिप्रेजेंटिंग अ पार्टी, मुझे बिल्कुल एक बाप की हैसियत से बताएं, कभी ऐसा हुआ आपके घर में? आपने कभी देखा बच्चों ने इस तरह बोतल उठाई और पानी भरने गए हो, वो निकले हो? कभी ऐसा हुआ? मेरे घर में तो नहीं हुआ, मगर मैंने देखा जरूर है, बल्कि रोज देखता हूँ मेरा। और अगर आप वहां देखें वसीम साहब, सदर जहां से कराची की बुनियाद है, यानी जहां से ये शहर आबाद हुआ, जहां से ये फैलना शुरू हुआ, अगर आज के दौर में वहां एक 7-8 साल की बच्ची 7-8 बोतलें उठाई जा रही है, वो देखकर क्या गुजरती है जो आम गुजरने वाले हैं उन पर। और इन बच्चियों का अभी ये टाइम ऐसा है कि खेल कूद, अच्छा माहौल इनको मिले, पढ़ाई मिले। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि ये बच्चे जो हैं वो कूड़े के ढेर पे खेलते हैं, सुबह पानी भरने जाते हैं। तो ये साहिब इक़्तिदार को सोचना चाहिए। मेरे पास ये महकमा है नहीं, मैं मेयर कराची जरूर हूँ, मगर वाटर बोर्ड मेरे पास नहीं है, कचरा उठाने की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है, ट्रांसपोर्ट मेरे पास नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मेरे पास नहीं है, कचरा उठाने की मास्टर प्लान मेरे पास नहीं है। तो ये जिन हुकूमत ने जिसने अपने पास रखा हुआ है, कम से कम इतने पैसे हर साल कहाँ जाते हैं? क्यों नहीं सिविल सिस्टम ठीक किया जाता? मैं तो रोज एहतजाज की सूरत में हर चैनल पे नजर आता हूँ। तो आप भी बात ये कर रहे हैं ना, आपको पता है जो कराची का एक आम शहरी है ना, उसी शहरी ने हमको ये पिक्चर भी भेजी, ये जो हम बच्ची की बात कर रहे हैं, और वो आम शहरी यही सवाल करता है, इसी मसले में मुब्तला है। और एक बात और भी है, जब हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं उन बच्चों की कि जिनको ये सारा पानी इकट्ठा करने की ना बाकायदा रोजाना की बुनियाद पे जंग लड़नी पड़ती है, जब हम ये बात कर रहे हैं कि एक मासूम की जान चली गई, मैनहोल पर ढक्कन नहीं था तो इस वजह से, तो फिर सवाल ये भी है कि अब जरा उन बच्चों के बारे में बताइए जो मजदूरी करने पर मजबूर हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल्स पर फूल पत्तियां बेचते हैं, फिर तो उनके बारे में तो कुछ वसीम साहब सोचा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हो, एग्री विद यू। हमारा बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। कराची तबाही पे खड़ा है, टोटल तबाही पे। पानी का जो ये प्रोजेक्ट है, आज इसकी कीमत कोई 1.25 खरब की हो गई है। जब ये कंसीव किया गया था तो बहुत कम लागत आती इसमें, मगर इंटरेस्ट नहीं था किसी का भी, ना फेडरल गवर्नमेंट का ना सूबे का। ये 1.25 खरब पे पहुंच गया, और ये भी अब मुझे तो आगे 5 साल भी बेफोन नजर नहीं आता। तो फिर आपको भी नजर नहीं आता वसीम साहब? फिर आम आदमी की क्या बात करें? फिर आम आदमी की क्या बात करें? वसीम साहब बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थे। लेकिन जिस तरह आपने भी कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सईद गनी साहब, ये तस्वीर जो हम इस वक्त समा की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 7-8 साल की बच्ची 7-8 बोतलें उठाई जा रही जिसमें उसके ख्वाब बंद हैं। ये तस्वीर देखकर बीइंग अ फादर, मुझे बताएं, मैं बिल्कुल हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपसे जरूर कमेंट लूंगा, लेकिन बीइंग अ फादर बताएं क्या गुजरती है दिल पर जब देखते हैं एक बच्ची जिसका शायद बचपन हमने छीन लिया इस तरह? एक तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक तस्वीर ही काफी नहीं है। इस किस्म की बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने आती हैं कि लोग पानी की तलाश में मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जाते हैं, या जहाँ पानी होता है वहाँ कोशिश करते हैं कि अपने लिए पानी लेकर आ जाएं। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि देखिए, हमें इस इशू को सिर्फ इस तरह कहकर, अब मैं अगर कोई सच्ची बातें करता हूँ, लोग कहते हैं कि इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है, इदारों की जिम्मेदारी है कि लोगों के मसाइल हल करें। लेकिन हकीकत इस वक्त ये है कि कराची समेत मुल्क के किसी शहर में
पानी जो है वो जरूरत के मुताबिक दस्तियाब नहीं है किसी भी शहर में। मैं चैलेंज आपको कर सकता हूँ। अच्छा, जब हमें सबको पता है कि कराची में जितना पानी चाहिए उसके मुकाबले में तकरीबन आधे के बराबर पानी हमारे पास मुयसर है। अब सईद गनी साहब, कथा कलामी की माजरत, बिल्कुल आप स्टैट्स शेयर कर रहे हैं, आप कहते हैं मैं सच्ची बात करता हूँ, आप हुकूमत की बात करें, लेकिन मैं फिर भी आपसे चाहूंगा बीइंग फादर मुझे बताएं, और कल को जब हम जब कराची की सड़कों पर निकलेंगे और हमारे बच्चे भी इस तरह बोतलें भरने जाएंगे तो हम पे क्या गुजरेगी, आप मुझे इस पर्सपेक्टिव से बताएं। मैं अभी आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। अगर आप शहर अगर ये एक तस्वीर भी हमें जगा नहीं सकती सईद गनी साहब, तो कोई तस्वीर हमें जगा नहीं सकती। देखिए, बात ये है कि जाहिर है कि ये बड़ी तकलीफ दे तस्वीर है, और क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने कहा ना हमारे सामने आती हैं, ये एक तस्वीर नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बदकिस्मती से पानी ऐसी चीज नहीं है कि हम कोई एक आज मंसूबा बनाए और कल लोगों को पानी देना शुरू कर दें। पानी का मंसूबा बनाया जाता है, उसके लिए पानी लाया जाता है। ये सईद गनी साहब, बात अगर मेरी पूरी देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, अगर आप इस तरह मुझे इंटरप्ट करते रहेंगे नहीं, आप बात मुकम्मल करें सर, प्लीज इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि कराची समेत किसी शहर में पानी पूरा नहीं है। हम जो कोशिश इस वक्त कर रहे हैं पिछले एक साल से, जब से मैं आया हूँ, मुझसे पहले भी लोग कोशिशें कर ही रहे होंगे कि जितना पानी दस्तियाब है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम थोड़ा ठीक करें, ताकि जिन लोगों को पानी नहीं मिलता उन्हें इतना पानी हम पहुंचा सकें कि वो कम से कम पीने का पानी अपना जो है उनको मिल जाए। अब प्रॉब्लम क्या है इस शहर में, मैं कहता हूँ ये दुनिया का वाहिद शहर होगा, शायद दुनिया का वाहिद शहर होगा जहाँ पानी की लाइनों को डिस्टर्ब किया जाता है, सीवरेज की लाइनों को बंद किया जाता है। अब आप दो अफराद हैं, किरण आप हैं, शोएब हैं, आप ये प्रोग्राम करते हैं बैठ, अगर किरण ये तय कर ले कि मैंने प्रोग्राम अच्छे तरीके से करना है, शोएब ये कसम खा के बैठ जाए कि मैंने इस प्रोग्राम को चलने नहीं देना है, तो अब मुझे बताइए कि आप किस तरह प्रोग्राम आगे बढ़ा सकते हैं। किरण मुझे मनाएंगे, मैं मान जाऊंगा। नहीं देखिए, आप मान जाएंगे, बैठेंगे तो बात करेंगे जब, तो फिर से बात बन जाती है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग मानने को तैयार नहीं है। मैं आपको बेशुमार फुटेजेस दे सकता हूँ। सईद गनी साहब, बिल्कुल आप एक सेकंड ना, जी गटर की लाइनों से बोरियां निकलती हैं। कल जो ये नेशनल हाईवे मलीर में बंद था, बहुत बड़ा पत्थर उसके अंदर से निकला है, ईंटें निकलती हैं। जो ये जानवर होते हैं, भैंसें, गाय, उनकी जो है और ढक्कन चोरी हो जाते हैं, निकलते हैं, या लगते ही नहीं है। और ढक्कन, सईद गनी साहब, मैं स्पेसिफिकली अब गटर के ढक्कन पर आना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर सबके बच्चे बाहर निकलते हैं, हमारे बच्चे बाहर निकलते हैं, खेलते हैं, किसी का बच्चा भी उस गटर में गिर सकता है, वो किसी का भी हो सकता है। ये भी एक खबर रिपोर्ट हुई है। तो सर गटर के ढक्कन चोरी हो जाते हैं या लगते नहीं है? मैं देखें, ये वाकयात कल आया था और ये बड़ी, मैं समझता हूँ बहुत तकलीफ दे फुटेज थी जो आपके चैनल ने दिखाई। Yes, this could be anyone. नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ बहुत तकलीफ देती जब ये देखता हूँ और बड़ी तकलीफ होती है। और बदकिस्मती से मैं ये भी तस्लीम करता हूँ कि ये भी पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी इस किस्म के वाकयात हुए हैं। अब मैं आपको जो फैक्ट्स बताऊं कि कराची के अंदर कोई 4 लाख से ज्यादा जो है वो मैनहोल हैं। हमारे पास 4 लाख लोग नहीं है कि हमारे मैनहोल के ऊपर किसी को खड़ा करें और ये चेक कर सके कि जी ढकना टूटा कि नहीं टूटा। अब इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इदारों की जिम्मेदारी है कि वो मैनहोल को कवर करें, पानी की लाइनों को, सीवरेज की लाइन को ठीक करें। लेकिन जब वो आवाम की सहूलत के लिए नेट का सिस्टम बिछाया जाता है, तो वहाँ गली मोहल्लों में जो लोग रहते हैं, जिनके घर के सामने ये चीजें हैं, अगर कोई ऐसी चीज होती है, देखिए हमारे यहाँ बदकिस्मती ढकने चोरी भी होते हैं, ढकने जानबूझकर तोड़े भी जाते हैं। ये जो हीरोइनची होते हैं ये तोड़ते हैं और इसके अंदर थोड़ा बहुत जो सरिया होता है उसको निकाल के बेचते हैं। अब यहाँ अगर जो इलाके के रहने वाले लोग हैं, पहली तो गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पर वो कंप्लेंट करें। कंप्लेंट करने के लिए मुख्तलिफ जगह मौजूद हैं, उनके इलाके में काउंसलर्स होते हैं, यूनियन कमेटीज होती हैं, वाटर बोर्ड के दफातर के आगे पीछे होंगे, उधर जाके कंप्लेंट करें। लेकिन जब तक कंप्लेंट पूरी नहीं होती, लेकिन मैंने खुद कई जगह देखा, आपने भी देखा होगा कि अगर मेन रोड पर कवर नहीं है तो लोग कोई ना कोई ऐसी चीज उसके ऊपर जरूर रख के कवर कर देते हैं, झाड़ियां या कुछ और रख के आने वाले को पता चले कि जी ये कोई खतरनाक चीज है। अब उसमें ये शहरियों के बगैर, शहरियों के ताउन के बगैर ना शहर से कचरे का मसला हो सकता है, ना ये मैनुअल कवर का मसला हो सकता है। मैं बार बार गुजारिश कर रहा होता हूँ कि इसमें हमारी मदद करें, ये हम आपके लिए करते हैं। देखें, अगर ये जो आप चीजें दिखा रहे हैं, आप ये मुझे झंझोड़ रहे हैं, इसका मकसद क्या है कि लोगों को सहूलियात मिले ना। अब अगर शहरी हमारी मदद इसमें नहीं करेंगे, भाई जो लोग पानी की लाइनों में कहीं आपको नजर आए कि कोई इसमें पूरी डाल रहा है, उसकी निशानदेही करें हमें। अगर कोई आपको नजर आए कि वाटर की जो वॉल्स है उसको टेम्पर करता है, मैं बताएं। अब जितनी मेरे पास आती है मालूमात, मैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी करता हूँ, लेकिन जाहिर है कि हर शख्स की इत्तला मुझ तक नहीं पहुंच सकती है। तो ये मेरी गुजारिश है आपके तवज्जुह से, आपका माशाल्लाह ये शो काफी लोग देखते हैं, कि इस
मसले पे, खास तौर पे सीवरेज पे, पानी पे, कचरे पे, इस किस्म की जो चीजें हैं उसमें शहरी हमारी मदद करें ताकि हम उस मसले को हल करने में कोई तेजी से काम आगे बढ़ा। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया, आप इस मसले पर हमारे साथ थे, बात कर रहे थे। ठीक है, मीडिया सवाल कर सकता है, समा सवाल कर सकता है, नया दिन इस पर बहुत काम कर सकता है, हम आपके दिल की बात कर सकते हैं, लेकिन दिल की बात तो ये है, हक बात तो ये है कि हमको अगर अतराफ में ऐसे मसाइल दिखाई दे तो हमको कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा और उसको रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। मैं बार बार कहूँगी, ये दोनों खबरें जिनकी आज हमने बात की, वो तस्वीर, बच्चे का मामला, ये दोनों कुछ इंतहाई तकलीफदेह था। इसको बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन तदारुक के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ करना पड़ेगा, मुझे भी और आपको भी। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे और पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करते हैं। शहबाज शरीफ से मुताल्लिक आपको बताएं कि जिन्होंने दावा किया है कि हुकूमत नवाज शरीफ को परहेजी खाना नहीं दे रही, लेकिन इसके बरक्स वजीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल, उन्होंने शहबाज शरीफ का दावा झूठ करार दे दिया है। जितना कुछ नवाज शरीफ साहब ने खाया जो उनके मेन्यू का हिस्सा था, यानी लास्ट वीक में, पूरी फहरिस्त एक बार फिर जारी कर दी गई है। ये तो जारी किए और उसके अलावा खबर कुछ ऐसी भी है कि शायद अब उनके निवाले गिने जाएंगे, कुछ खाना वहीं पर बनेगा, ऐसा भी है। तो भाई ये सारा मामला आपके सामने रख देते हैं। मुल्क में बिजली के अंधेरे खत्म करने वाले आज जेल के अंदर, उनको दवाइयाँ, उनका डॉक्टर मौलिक, उनसे इनकार किया जा रहा है, उनका परहेजी खाना और अद्वियात, उससे इनकार किया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब का घर से खाना बंद कर दिया गया है, ये झूठ है। मुझे पता है कि आप जाती तौर पर आके हदायत देते हो कि इनका जो परहेजी खाना वो रोक दो। आज भी उनको घर से खाना मिला है और मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। करेले गोश्त, पालक गोश्त, चिकन कढ़ाई, आलू गोश्त, फलियां गोश्त, बैंगन गोश्त, पालक गोश्त, करेले गोश्त, बैंगन गोश्त, ये चल रहा है रोज वहाँ, और साथ इसके अंडे चल रहे हैं। मुझे पता है। ये तो एक मामला था। वैसे मेन्यू में ये बैंगन गोश्त क्या थे, कुछ नया था, कुछ नया सा था, बहुत नया सा था। तो क्या कुछ नए की तवक्को रखें किस मामले में भला? वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अमेरिका के मामले में वो इस महीने जाएंगे, 20 से 24 जुलाई तक वो अमेरिका में क़याम करेंगे और इस दरमियान उनकी अहम तरीन मुलाकातें मुतवक्के हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से और दीगर अहम शख्सियात से भी। इस दौरे में दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की जो सूरत हाल है, इस पर ख़ास तौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा और अफ़गान अमन अमल समेत अहम मामलात पर बातचीत भी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका कैसा रहेगा और ट्रंप इंतज़ामिया को खुद इस दौरे से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? क्या अमेरिका पाकिस्तान के लिए किसी पैकेज का ऐलान कर सकता है? इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम्स फॉर ट्रंप के बानी साजिद तारड़ साहब ने। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया, समय को आपने वक्त दिया है। सर, वज़ीर आज़म इमरान खान की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, ये कब शेड्यूल है? इससे मुताल्लिक क्या शेयर कर सकते हैं आप? देखें, स्केजुअल अभी पूरा फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन 20 से 24, 20 से 25 इन दिनों में एक दिन में मुलाकात होगी। मेरे ख्याल में व्हाट इज माय प्रेडिक्शन इज आई थिंक इट विल बी ऑन 20th। अच्छा, और इसके अलावा दौरा अमेरिका, इसमें मजीद किन शख्सियात से वज़ीर आज़म की मुलाकातें मुतवक्के हैं? कुछ इस बारे में आप हमें बता सकें। देखें, सबसे बड़ी मीटिंग तो मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से वाइट हाउस में जाना, सबसे बड़ी मीटिंग तो वो होगी। और उसके बाद दूसरी स्टेट डिपार्टमेंट में पॉम्पियो साहब के साथ, और दूसरा जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, उसकी टीम के साथ काफ़ी लोगों की अभी मेरे ख्याल में 2-3 दिनों में मज़ीद हालात खुल के सामने आएंगे। लेकिन बड़ी बात है कि इतना बड़ा ब्रेक थ्रू होना, इतना आज से साल पहले कोई सोच नहीं सकता था इन बातों के बारे में कि आज हमारे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर विल विजिट USA और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद इनवाइट करेंगे। और इट्स अमेजिंग, आई थिंक इट्स आई वांटेड टू कांग्रेचुलेट इमरान खान एंड हिज टीम एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैम। अच्छा साजिद साहब, वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका, ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तान के लिए क्या ऐलानात कर सकती है? देखें, मेरे ख्याल में, मैं आज से 1 साल पहले मैंने खान साहब की मीटिंग प्रेडिक्ट की थी। उस वक्त सब लोग कहते थे कि इट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन मुझे पता था कि दिस इज़ अ स्टाइल ऑफ मिस्टर ट्रंप। उनकी टीम पाकिस्तान और बिलखसूस इमरान खान साहब को देखना चाहती है। इस न्यू प्राइम मिनिस्टर विद अ न्यू विजन। और कई दफ़ा बातें होती थी, मैं लॉ मेकर्स और दूसरे पॉलिसी मेकर्स को सुनता रहता था, तो मुझे पता था ये होना है। मेरे ख्याल में चीज़ें मुतवक्को हो सकती हैं, एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़
जो जंग पाकिस्तान मेरा ख्याल काफ़ी अरसे से कर रहा है उसमें मिल के कुछ प्रोजेक्ट करने के बारे में मेरे ख्याल में दे विल बोथ कंट्रीज विल लुक। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि प्रेडिक्शन थी आपकी, तो मुझे बताएं आप प्रेडिक्शन एजेंडा से मुताल्लिक क्या है, कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिन पर दोनों के दरमियान बात हो सकती है? मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग के अफगान इशू नंबर 1, ओके, दूसरा रीजन में पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप, कश्मीर सिचुएशन, और पाकिस्तान के साथ फ्यूचर रिलेशनशिप और स्पेशली मिलिट्री रिलेशनशिप, मेरे ख्याल में ये चीज़ें डिस्कस होंगी। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली पाकिस्तान रिलेशनशिप इन द रीजन विद चाइना एंड अदर कंट्रीज। ये सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन बिलखुसूस द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज़ अफगान इशू। मेरे ख्याल में जो अफगान मसला एक हल के करीब पहुँच चुका है, मेरे ख्याल में वो एक मेन एजेंडा होगा। तो आपको लगता है कि अब जो रिलेशंस हैं उनमें कुछ बेहतरी आ सकती है दोनों के दरमियान? मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि प्राइम मिनिस्टर खान स्पेशली देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब को अगर पिछले कुछ 1 साल को या 2 सालों को देखा जाए तो उनके ट्वीट्स जो जिस तरीके से थे और जिस तरीके से वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे थे, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप ना होने के बराबर थे। और उन हालात को देखा जाए और आज और उन्होंने ख़त लिखा खान साहब को पहले टू सीक द हेल्प इन अफगान मैटर, और उसके बाद पॉम्पियो साहब का खुद आके इमरान खान साहब को इनवाइट करना, मेरे ख्याल में इससे ह्यूज ब्रेक थ्रू फ्रॉम बोथ साइड्स। लेकिन आई विल डेफिनेटली मैं खान साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने दे हैव रियलाइज्ड कि हमारे 70-72 साल के पुराने रिलेशनशिप विद अमेरिका एंड इट वॉन्ट बी वाइज कि इस तरीके से उनको अबैंडन किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये पाक अमेरिका दौर एक नया दौर होगा, उसमें नई चीज़ों की कमिटमेंट होगी, नए एग्रीमेंट होंगे, नए मेमोरेंडम साइन किए जाएंगे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब विल बी वेरी प्लीज्ड आफ्टर हिज ट्रिप। और पाकिस्तानी बिलखुसूस आज से साल पहले लोग सोचते थे बिल्कुल नेगेटिवली अमेरिका के बारे में, दर हकीकत रियलिटी कुछ और थी। मेरे ख्याल में वो सारे इस तरह के शकूक व शुबहात जो थे वो क्लियर होंगे, और पाकिस्तानी एज ए नेशन दे विल बी वेरी प्लीज्ड। साजिद साहब, माजी को तो नहीं इतनी आसानी से इतनी जल्दी भुलाया जा सकता। जो भी कुछ होता रहा है, पाकिस्तान खत्ते में क़याम अमन के लिए भरपूर कोशिशें करता रहा है, और अमेरिका की जानिब से डूबोर का मुतालबा ये दोहराया गया, बार बार ऐसा किया गया। अब ये फरमाइएगा, क्या ऐसे मुतालबात के साथ दो तरफा ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? देखें, मेरे ख्याल में ये एक ऑब्वियस चीज़ होती है जिसको एक साइड से अर्जेंसी हो, बिलखसूस उनकी एसेट्स अमेरिकन लाइव्स इन अफगानिस्तान, तो वो दे वर एक्सपेक्टिंग टू ऑलवेज टू बी सक्सेसफुल। उस ऑपरेशन में सक्सेसफुल होना चाहते थे। डू मोर का मुतालबा एक नेचुरल सा मुतालबा हमेशा होता है, जिसको नेगेटिवली लिया जा रहा था पिछले काफ़ी अरसे से। अब मेरे ख्याल में कोऑपरेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। मेरे ख्याल में कोऑपरेशन होगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी। मेरे ख्याल में करंट एडमिनिस्ट्रेशन रियलाइज करती है अमेरिकन के पाकिस्तान हैज सैक्रिफाइस्ड अ लॉट एंड दे वर स्ट्रॉन्ग एलाइज। मेरे ख्याल में फ्यूचर में बोथ रिलेशनशिप विल बी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट, और एंड आई एम वेरी प्लीज्ड। अच्छा, आप इस तासुर के बारे में बहुत बेहतर बता सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज मुस्लिम मुखालिफ हैं। ज़रा इस बारे में बताइएगा, हकीकत क्या है? हकीकत, मैं ट्रंप साहब को बड़े करीब से देखा मैंने वो कैंपेन के दौरान भी, और दूसरा मैं हमेशा उनकी इस चीज़ को डिफेंड करता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये कि ट्रंप साहब खुद इज़ अ बॉर्न न्यू यॉर्कर। जो बंदा, न्यूयॉर्क इज़ अ वेरी डाइवर्स प्लेस इन द US, इज़ अ वेरी डाइवर्स सिटी, और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप किसी एक तबके के ख़िलाफ़ होंगे। हाँ, उसमें यह ज़रूर है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक खसूसियत उनकी जो ये थी कि ही वॉज एंटी पोलिटिकल करेक्टनेस। पिछले जो प्रेसिडेंट थे वो खुल के चीज़ें डिस्कस नहीं करते थे, पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में रहते थे। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब इस इशू को, द इशू ऑफ टेररिज्म, इसको फ्रंट पे लेकर आए। लेकिन उनकी चीज़ें ख़ासकर हमारा लिबरल मीडिया जो है, उसने जिसको फेक न्यूज़ के लिहाज उन्होंने नाम दिया, टर्म दी उन्होंने। आज भी मीडिया की जंग अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे अमेरिका में चल रही है। उन्होंने उनकी हर चीज़ को ट्विस्ट किया, और इसको भी उन्होंने ट्विस्ट किया। इस्लाम इज़ द सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट। मेरे ख्याल में उसको एक्सक्लूड करना पॉसिबल ही नहीं है। और मैंने आई हैव नेवर सीन हिम कि ही इज़ अ रेसिस्ट अगेंस्ट और ही हैज़ एनी प्रेजुडिस अगेंस्ट इस्लाम। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि द बैन फ्रॉम द मुस्लिम कंट्रीज अंटिल वी सी व्हाट्स गोइंग ऑन
मैटर फैक्ट वो भी एक प्लस चीज थी, वो देखना चाह रहे थे कि इतनी हेट्रेड क्यों है। और दूसरा ये जो बैन वाला लफ्ज था, ये लिस्ट जो थी 6 कंट्रीज की, ये बराक ओबामा दौर में बनाई गई थी। मैं मुसलसल इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 80% मीडिया इन द यूएस वो डेमोक्रेट साइड पर लीन करता है और उनकी 92% कवरेज जो है वो एंटी डोनाल्ड ट्रंप है। तो वो मुख्तलिफ तरीकों से उसको ट्विस्ट करते रहे हैं। तर हकीकत रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट ऑन द ग्राउंड। साजिद तारर, मुस्लिम्स फॉर ट्रंप के बानी, आप हमारे साथ थे। नया दिन को आपने वक्त दिया, शुक्रिया। तो जनाब, अब आपको कुछ याद दिलाते हैं। थोड़े से दिन पहले की बात है, कुछ अरसा पहले की बात है। कशमाला तारिक ने दफ्तर में गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजने और चाय का पूछने को हैरेसमेंट करार दिया था। लेकिन इस मामले में अहम डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट क्या है, उस पर बात करने से पहले जरा आपको दोबारा सुनवा देते हैं क्या कहा था कशमाला तारिक साहिबा ने। सुबह सुबह आप जो मैसेज भेजते हैं, गुड मॉर्निंग, अल्लाह के बाबरकत नाम से आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, सो दैट इज हैरेसमेंट, अनवांटेड मैसेजेस। और कोई उसको जवाब नहीं दे रहा या उसको स्नब कर रहा है, दे कम अंडर हैरेसमेंट। अगर आप एक काम की जगह पे अनकंफर्टेबल हैं, आपको कोई कह रहा है चलो मेरे साथ जरा लंच पे तो चलो या चाय पीने चलोगी, तो दैट कम्स अंडर हैरेसमेंट। वी हैव गॉट कंप्लेंट्स जहां पे पियन्स अपने ऑफिस में अपनी डायरेक्टर्स को हैरेस कर रहे थे, मैसेजेस भेज रहे थे एंड अजीब अजीब किस्म की बातें कर रहे थे। हाँ, याद तो आ गया होगा आपको। तो भाई इसी मामले के ऊपर बात कर लेते हैं। हैरेसमेंट से बचने की तदबीर क्या हो सकती है और क्या इससे जुड़े मसाइल हैं, इस सब पे कोशिश करेंगे कि आज थोड़ी सी आगाही दे दें आपको। तो हमारा साथ देंगे सोशल मीडिया एक्सपर्ट, समा डिजिटल से हैं आप, सारा हसन। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। पहले ये बताएं कि गुड मॉर्निंग मैसेज आना बंद हो गए थे? अगर आते थे किसी को तो नहीं, मैं मॉर्निंग मैसेजेस तो आते रहते हैं, सबको आते रहते हैं। आई थिंक हर किसी को, आप लोगों को भी आएंगे। यही हाल है कि इसको इग्नोर कर दो, दैट्स इट। इग्नोर ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर, इस सब के बाद तो बिल्कुल नहीं कर सकते। वैसे मैं आपको इनकी शरारत बताऊं, इन्होंने ये कहा था कि मैं सारा से पूछूंगा क्या मैं आपको गुड मॉर्निंग कह सकता हूँ। मैं तो कॉफी को पूछने भी लगा था साथ ही। मैं उसका हरासमेंट नहीं बोलूंगी, आप पूछ सकते हैं। That's good। अच्छा सारा, मुझे ये बताएं कि क्योंकि आप देखती रहती हैं स्पेशली सोशल मीडिया, जो हरासमेंट हो रही होती है, मैसेज आ रहे होते हैं, मुझे डिफरेंशिएट करें, एक कब तक मैसेजेस आते रहे और कैसे मैसेज आते हैं तो वो हरासमेंट नहीं है, और कब है कि जब आपको लगता है यार आप लिमिट क्रॉस हो करी, दिस इज ना हरासमेंट। आप जब आपको कोई मैसेज करता है तो वो यूजुअली आपकी फिल्टर्ड मैसेजेस या अदर्स में ऑनलाइन चले जाते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आप सिर्फ उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर कोई बार बार मैसेज कर रहा होता है, आपके पास ऑप्शन होता है आप ब्लॉक कर दें उनको, ठीक है। बट अगर आप किसी को रिस्पॉन्ड करेंगे और मना करेंगे तो वो ऑब्वियसली और मैसेजेस आते रहेंगे। वो जो खामोशी है वो बेहतर है उस टाइम पे, और इग्नोर करना बहुत बेहतर है। और अगर आपने खामोशी इख्तियार नहीं किया, आपने रिस्पॉन्ड किया है, तो फिर वो समटाइम्स थ्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं मैसेजेस, वो खतरनाक हो जाता है। वो एक ट्रिगरिंग फैक्टर हो जाता है। आप एक रिप्लाई करते हैं, वो आगे से कोई आपको कुछ बोल दे तो आप आपको कब आप अपना टेम्पर लूज करके क्या बोल दें। और ख़ास तौर पर ऐसे मैसेजेस जो आपके पास आ ही ऐसे रहे हैं कि वो आपको थ्रेटनिंग लग रहे हैं जी। कुछ मुझे उनकी मिसाल भी दीजिए। मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आपको कोई हो भी चुका है मेरे साथ, इसलिए मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है। अच्छा, अगर कोई आपको थ्रेटन भी कर रहा है और ब्लैकमेल भी कर रहा है और वो आपके मैसेजेस में ऐसे कौन था कौन था, अब मैं इस वक्त कैसे बता सकती हूँ? ऐसे बताना आपने मुझे। आई थिंक आप जो रेफरेंस दे रही हैं वो कमेंट्स में जो लोग बोलते हैं, कमेंट्स में भी बोलते हैं, फिर उसके बाद में इनबॉक्स भी आ जाता है। और चूंकि आप रिस्पांस नहीं कर रही हैं तो फिर उसके बाद में वहां से गड़बड़ शुरू हो जाएगी। आप उनको बिल्कुल नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, लेकिन वो आपको थ्रेट कर रहे हैं। यूजुअली लोग इसी तरह आपको जानते नहीं है बट वो आपको थ्रेटन कर रहे होते हैं इस चीज़ों से। The best thing to do is block and ignore them, ठीक है। और अगर ये एक पॉइंट पर ऐसे आ जाती है कि वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए या आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो एक हमारे पास पोर्टल है where we can report to this stuff। एक गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे पास है जहाँ पर NR3C you can go on that। उसमें वो आपको they give you categorization, तो वो आपको एक फॉर्म देते हैं कि आप उसमें फिल कर दें। उसके अलावा एक 2012 में शुरू हुआ था। सॉरी मैं यहीं पे आपको रुकूंगा। NR3C के साथ ही ये भी तो ज़रूरी है कि आपने लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी फाइल करना है। ये तो एक मुश्किल है खातून के लिए, वरना बात अधूरी रह जाती है।
ये कंप्लेन आप फाइल कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन है, आपको रोका नहीं जाएगा उससे। मगर उसमें आई थिंक आपको फॉलो अप करने में इतना टाइम लग जाएगा और आप खुद इरिटेट होकर एक पॉइंट के बाद बोलेंगे कि इसको छोड़ दो, बिकॉज देयर इज़ नॉट मच के वो भी कर सकें इस बारे में। ठीक है, आप फिज़िकली एक स्टॉकर को या हरासर को पनिश कर सकते हैं, मगर ऑनलाइन आप जानते नहीं हो उस बंदे को, उसकी आइडेंटिटी नहीं जानते, यू कैन नॉट ट्रैक हिम डाउन। तो उसके लिए आपको वो जो गवर्नमेंट के प्रोवाइडर आपके पास वेबसाइट्स हैं वो, एंड देयर इज़ अनदर वन DRF जो डिजिटल राइट्स फाउंडेशन बना है इन 2012, उन्होंने अब अपनी हेल्पलाइन भी 2016 में आई थिंक लॉन्च कर दी है। तो वो इस चीज़ में बहुत एक्टिवली वर्क कर रहे हैं कि यू कैन रिपोर्ट टू देम इमीडिएटली। ज़बरदस्त, आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, ये ध्यान से सुनने वाली बात ज़रूर है। और इसके अलावा भी आपने बड़े ध्यान से सुना होगा कि कशमाला तारिक साहबा ने कहा क्या था। उनका बयान अपनी जगह, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इंसदाद हैरेसमेंट मुहतसिब के रजिस्ट्रार को कशमाला तारिक के हैरेसमेंट से मुताल्लिक पैगाम को किताबचे से हटाने का हुक्म दिया है। तो अब सवाल ये है कि किस तरह से हैरेसमेंट होती है, हरासा कैसे किया जाता है, कौन से इक़दामात हैरेसमेंट के ज़ुमरे में आते हैं। तो हम आज इसी सब के ऊपर इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारा साथ देंगी डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की सरबरा और वकील निगहत दाद। वेलकम टू नया दिन। ये फरमाइएगा, कशमाला तारिक साहिबा का बयान इस बारे में आपको मालूम है और अदालती अहकामात भी आ गए इस पर, अब बताइए क्या कहेंगी? देखिए, जो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा केसेस को इकट्ठे करके उस पर फैसला सुनाया है। तो वो बेसिकली यही है कि जो आपका जो सेक्सुअल हरासमेंट का कानून है, उसके अंदर जो सेक्सुअल हरासमेंट की जो डेफिनेशन है प्रोविज़न 2H में, उसके मुताबिक जो ऑम्बड्स पर्सन है, फेडरल ऑम्बड्स पर्सन या बाकी जो ऑम्बड्स पर्सन है, उसके मुताबिक वो फैसले दें और उस डेफिनेशन से तजावुज़ ना करें। तो बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो यही है कि आपकी ज्यूरिस्डिक्शन जो है उस डेफिनेशन के अंदर तक रहती है और बाहर जो उसके बाहर जो हरासमेंट के वाक़यात होते हैं, जो कि डिस्क्रिमिनेशन भी काउंट होती है, तो उस पर आप कोई फ़ैसला नहीं दे सकती। और ये जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये बेसिकली उन्होंने कानून को सामने रखते हुए दिया है और कानून जो है उसमें फ्लॉज हैं डेफिनेशंस के मामले में और बहुत से और भी मामला आते हैं जिसमें कानून को में अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, जो कि ऑम्बड्स पर्सन ख़ुद तो नहीं कर सकती। तो पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उसके ज़रिए से ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो प्रपोज़ की जाएंगी या होनी चाहिए। अच्छा, अभी हमारी साथी सारा भी इस पर रोशनी डाल रही थी कि क्या हो सकता है, हाँ, इस सिलसिले में क्या क्या कुछ कर सकते हैं। अब ज़रा ख़ास तौर पर दफातर में काम करने वाली ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से भी बता दीजिए। ये तो बात हो गई कि वो परेशान होती हैं, उनकी परेशानी, और इसके साथ साथ घर बैठी खातून ऑनलाइन या किसी दूसरे तरीके से अगर हैरेसमेंट हो जाती है तो फिर इसके कुछ तरीक़ों के बारे में भी बता दीजिए। किस तरह से दरवाज़ा खटखटाए, कौन सा दर खटखटाए कि इस सबसे जान छुड़ाए? देखें, दफातर में जो काम करने वाली ख़वातीन हैं, सबसे पहले तो वो अपने जो एम्प्लॉयर है, जो मैनेजर है, जो बॉसेस हैं, उनसे इनके मुतालबा करें कि इनके कॉन्ट्रैक्ट में या जो ह्यूमन रिसोर्स की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसमें क्या सेक्सुअल हरासमेंट की पॉलिसी वाज़ेह तौर पे मौजूद है या नहीं है, और अगर नहीं है तो वो उनको बताएं कि कानून के अंदर ये इन पे लागू होता है। काम जो वर्क प्लेसेस हैं या ऑफिसेज हैं या जो भी पब्लिक बॉडीज़ हों, प्राइवेट बॉडीज़ हों, वो इस कानून की अमल दरामद जो है वो उसको करें। उसके लिए कमेटियां बनाई जाती हैं कि अगर किसी खातून के साथ कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है काम वाली जगहों पे, तो वो इस कमेटी के पास जाके कंप्लेन कर सकती हैं। तो ये अपने राइट्स के बारे में जो आगाही है काम की जगह पे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दफ़ा ख़वातीन डरती रहती हैं कि अगर मेरे साथ अगर कुछ हो रहा है तो हो सकता है ये मेरी अपनी गलती हो, शायद मैंने कपड़े ऐसे पहने हैं तो इस वजह से हो रहा है, शायद किसी से मैंने ज़्यादा बात कर लिया तो ऐसे हो रहा है। और अगर वो कहीं शिकायत लगाना चाहें और उनको वहाँ पे वो मैकेनिज़्म नज़र ना आए, कोई ऐसी कमेटी ही ना बनी हो, तो वो किसके पास जाके शिकायत लगाएं, और फिर इस तरह बहुत आइसोलेशन बढ़ती जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी काम वाली जगह पे आया
आपके जो मैनेजर्स हैं या एम्प्लॉयर हैं वो आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट की कमेटी बनी हुई है, कोई पॉलिसी है, कैसे किसके पास जाके शिकायत लगाएं, क्या प्रोसीजर होगा, तो डिमांड करें अपने एम्प्लॉयर से कि ये पॉलिसी इन प्लेस होनी चाहिए, ये कमेटी बनी होनी चाहिए जिनके पास आप जाके शिकायत लगा सकें। ठीक है, अब जरा घर बैठी खातून के बारे में बता दें, वो क्या करें? देखें, कवानीन तो पाकिस्तान में बने हुए हैं। अब प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, चूँकि हम यहाँ पे ऑनलाइन हरासमेंट की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन हरासमेंट का जो ये एक जुर्म है और ये हमारे कानून के अंदर इसको एड्रेस किया गया है। वो कानून है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइबर क्राइम्स एक्ट। उसके अंदर अगर घर में बैठी हुई ख़वातीन, काम पे जाने वाली ख़वातीन, बच्चे, कोई भी ऐसे शख्स, सिर्फ ख़वातीन नहीं, कोई भी शख्स जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में हरासमेंट का शिकार होता है। अब वो हरासमेंट क्या है? वो स्टॉकिंग भी है, कोई आपको बार बार तंग करे, कुछ कहे ना लेकिन आपको स्टॉक करे ऑनलाइन। इसके अलावा कोई आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे गलत पैगामात भेजे जो अनवांटेड हों, जो कि अनसॉलिसिटेड मैसेजेस हों और जो गलत नौयत के हों, सेक्सुअल नेचर के हों, या कोई आपको ब्लैकमेल करे आपकी तस्वीर के ऊपर, कोई आपकी फेक प्रोफाइल बना ले, कोई आपकी प्रोफाइल को हैक करने की कोशिश करे, तो या फिर आपकी तस्वीर को फोटोशॉप करके इस्तेमाल करने की कोशिश करे या पोर्नोग्राफी के तौर पे इस्तेमाल करे, तो ये सारे जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं हरासमेंट की, ये कवर हैं प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में। सिर्फ अलमिया ये है कि इस कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें इस वक्त बहुत मसाइल दरपेश हैं, क्योंकि आपके पास साइबर क्राइम जो ऑफिसेज हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। अगर देहात में, कस्बों में, अंदरूने जो हमारे दूर दराज के जो इलाके हैं, अगर वहाँ पे किसी को कोई इंटरनेट पे मसला आता है तो उनको सफ़र करके शहर आना पड़ेगा और वहाँ पे दरख्वास्त जो है वो अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करानी पड़ेगी और फिर फॉलो अप करना फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ, और फिर कोर्ट में जाके उसको फॉलो अप करना, और फिर आपके वुकला को बताना, और आपके जजेस जो हैं उनकी इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है। तो ये अब इस वक्त बहुत से चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं। कानून तो है और कवानीन की पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो कमी है वो ये है कि आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, आप लोगों में आगाही कैसे पैदा करें, आप वुकला को कैसे आगाह करें, आप जुडिशरी को कैसे आगाह करें, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट की कैसे कैपेसिटी बिल्ड हो, या कैसे उनकी रिसोर्सेज ज़्यादा हों कि वो पाकिस्तान के जो 200 मिलियन की आबादी उनको कैटर कर सकें। 70% से ज़्यादा आबादी के पास मोबाइल फ़ोन का एक्सेस है, तो आप किस तरीके से जो इंटरनेट पे होने वाले क्राइम है उनको कर सकेंगे कैटर। तो इसके लिए कानून एक जगह, लेकिन अमल दरामद जो है वो इस वक्त बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमारी तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारी हुकूमत में, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट को इस पे जोर देना चाहिए कि लोगों में आगाही पैदा करें, लेकिन साथ साथ जो जुड़े हुए इदारे हैं उनमें भी आगाही पैदा करें और उनकी रिसोर्सेज ज़्यादा करें और अवेयरनेस। बहुत शुक्रिया निगहत, आप हमारे साथ थी। सारा आप हमारे साथ अहम मौजूद था, इस पर आप लोग हमारे साथ ही और बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे और गर्मियों के मौसम का तज़किरा करते हैं। जब देखा जाता है कि गर्मियों का मौसम संगीन मसला, बल्कि बहुत संगीन मसला, यानी जूतों से बदबू आने का मसला, ये बड़ा आम हो जाता है। लेकिन अब सफाई की गुरु ने इस बदबू से निजात का इंतहाई आसान बड़ा क्विक हल बता दिया है। वाओ, सोशल मीडिया पर सफाई की गुरु के नाम से मशहूर खातून ने बताया कि टी बैग, मामूली सा चुन्ना मुन्ना सा टी बैग, ये जूतों से आने वाली बदबू को खत्म कर सकता है, क्योंकि जूतों से बदबू पसीने के बायस और उनमें पैदा होने वाले बैक्टीरिया की वजह से आती है और जिन्हें टी बैग के जरिए खत्म किया जा सकता है। तो आप रात के वक्त अपने जूतों में टी बैग डाल कर रखते हैं। अगर आप रात जूते नहीं पहन रहे तो ये ना कि आप रात जूते पहन के बाहर जाए और टी बैग भी साथ रखते हैं। जब आप नहीं यूज करें तो आपने ये करना है और जूतों को जरा साफ करें, खुश्क होने दें, तो इंशाल्लाह बदबू खत्म हो जाएगी। और अगर ना हो तो फिर साथ वाले लोग खुद ही होशियार हो जाएंगे कि भाई इनसे दूर रहना है। मैंने कहा वरना जला दो अगर बदबू खत्म नहीं हो रही तो। खैर, जलाने की जब बात करते हैं तो हम रोजाना अपने आसपास देखते हैं कि लोग अपने फेफड़ों को जला रहे होते हैं, यानी स्मोकिंग कर रहे होते हैं। और स्मोकिंग जब हम कहते हैं कि इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन किस तरह से, नहीं सिर्फ कैंसर की बात नहीं हम कर रहे, क्योंकि अब जो नई रिसर्च हुई है उसके मुताबिक सिगरेट नोशी अंधेपन का बाइस बन सकती है। आप अपनी बिनाई से महरूम हो सकते हैं। और इस रिसर्च के मुताबिक आपको हम बता रहे हैं कि माहिरीन ने तनबीह किया ना इस सिलसिले में
ऐसे लाखों अफराद हैं जो सिगरेट पीते हैं और फिर उनको इसके बारे में बहुत ज़्यादा इल्म नहीं होता कि वो किस क्राइसिस से गुजर सकते हैं। तंबाकू का इस्तेमाल आँखों को दरपेश कई मसाइल में इजाफे का बायस बनता है। धातें जैसे कि सीसा, तांबा आँख के पर्दे में इकट्ठी हो सकती हैं। आँख के पर्दे का काम आँख में दाखिल होने वाली रोशनी को फोकस करना होता है और आँख के पर्दे का मुतासर होना मतलब अंधापन, मतलब धुंधलापन, और फिर इसके बाद में आप दुनिया की खूबसूरती क्या दिखेंगे, फोकस क्या कर पाएंगे। तो भैया सिगरेट छोड़िए, फिर अपने आप को आप सेहतमंद बना सकते हैं। और अगर ऐसा कोई हमारी टीम में भी है जिसने इस वक्त कान बंद कर लिए हैं तो कान खोल लें, आपके लिए भी ये खबर है, जिसके लिए भी खबर है भाई कान खोलकर ही सुनने वाली खबर है, क्योंकि ये खबर ने धचका तो लगाया, सबको सोचने मजबूर किया है कि आपकी सेहत सबसे पहले तो आप जरूर सोचें। एनीवेज एक धचका और लगाया और वो है कौमी खेल हॉकी को बड़ा धचका लगा है। पाकिस्तान हॉकी टीम तारीख की बदतरीन रैंकिंग पर पहुंच गई है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने अपनी ताज़ा तरीन रैंकिंग जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान हॉकी टीम 5 दर्जे तनाजुली के बाद 12वें से 17वें नंबर पर चली गई है। साबिक आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया प्रो लीग जीतकर पहले नंबर पर आ गया है और बेल्जियम दूसरे, हॉलैंड तीसरे, अर्जेंटाइन चौथा और भारत का है जनाब 5वां नंबर। पाकिस्तान हॉकी की अपनी तारीख में ये बदतरीन रैंकिंग है और अगर नई रैंकिंग में देखा जाए तो कनाडा, मलेशिया, जनूबी अफ्रीका और जापान, इनकी रैंकिंग पाकिस्तान से बेहतर हो गई। और ये हमारा कौमी खेल था, ये भी याद रखिएगा। आपको याद है चंद दिन पहले खबर भी शेयर की थी कि कुछ जुर्माना भी कम किया और जो हमारे पे पाबंदी थी वो हटा ली गई। जब पाबंदी थी तो हमारी रैंकिंग थोड़ी डाउन तो होगी ना, दिल के खुश रखने को शुएब, ये ख्याल अच्छा है। अच्छा वैसे किरण, जब हम कौमी असम्बली का तज़किरा करते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि अवामी मसाइल की कोई बात नहीं होती, तो मुझे ये बताएं सबसे अमीर कौन है और सबसे गरीब कौन है? सबसे अमीर बिलावल भुट्टो जरदारी। ओके, और सबसे गरीब कौन है? मुराद सईद। बाकियों की क्या सासें हैं, जरा रिपोर्ट देख लेते हैं। किस सियासतदान के पास कितना माल? इलेक्शन कमीशन ने अरकान कौमी असम्बली के असासों की तफसीलात जारी कर दी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान 10 करोड़ 82 लाख से ज़ायद असासों के मालिक, जबकि 160 एकड़ ज़रई और कमर्शियल अराजी वज़ीर आज़म की मिल्कियत है। बनी गाला रिहाइशगाह को तोहफा करार दिया गया है। इसी तरह खातून अव्वल बुशरा बीबी बनी गाला में 3 केनाल के घर, पाकपतन में 431 केनाल और उकाड़ा में 266 केनाल अराजी की मालकिन हैं। आसिफ जरदारी की बात की जाए तो 66 करोड़, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी इन सबसे ज्यादा अमीर 1 अरब 54 करोड़ रुपए के असासों के मालिक निकले हैं। बाप बेटा दुबई में अकामा होल्डर भी हैं, जबकि बिलावल भुट्टो के दुबई के 2 विलास में शेयर्स और 28 दीगर कारोबार भी हैं। आगे बढ़ते हैं। शहबाज शरीफ की अहलिया उनसे भी ज्यादा अमीर निकली हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ 18 करोड़ 96 लाख के असासों के मालिक हैं, जबकि लंदन में फ्लैट समेत बैरून मुल्क 14 करोड़ रुपए के असासे भी जाहिर किए गए हैं। जबकि इनकी पहली बीवी नुसरत शहबाज के नाम 23 करोड़ और दूसरी बीवी तहमीना दुरानी के 57 लाख 65 हजार रुपए के असासे हैं। इसी तरह मुराद सईद गरीब अरकान कौमी असम्बली में शामिल है, जिनके पास 36 लाख नकद और 15 तोले सोना है। वैसे फी ज़माना जिसने डिक्लेयर किया, मुझे तो वो भला ही लगा। अकामत तक डिक्लेयर कर दिया, गरीब हो या अमीर तरीन हो, डिक्लेयर तो कर रहा है कम से कम। एनीवेज और खबरें शामिल करते हैं। हसन दाल लिए चलते हैं। यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह की 3 रोज़ा बरसी की तकरीबात जारी हैं। भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्री बड़ी तादाद में शरीक हैं। इस पर फारूक हसन बुखारी ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाएंगे। सिखों के मुकद्दस मकाम गुरुद्वारा पंजा साब हसन अब्दाल में महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात में भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की शिरकत। भारत से आने वाले यात्री पाकिस्तान सरकार और आवाम के खूब गीत गा रहे हैं। बड़ा आनंद है इस धरती ते आउण दे, क्योंकि एक ते साडे गुरु साहिबां दी पावन पवित्र धरती है, दूसरे साडे जो वडेरे बुजुर्ग थे वो भी जहीं से उठ के इंडिया गए। ते जेडे पाकिस्तान सरकार दे प्रबंध बहुत वधिया, सानू कोई किल्लत नहीं हुई। जिस तरह उत्थे महसूस किया उतना इत्थे आन के महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर अटक पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर रखे हैं। सर्च ऑपरेशंस भी शुरू कर दिए हैं तमाम जिलों में और बाकायदा ट्रैफिक प्लान्स भी इशू कर दिए हैं, कौन से रोड्स बंद होंगे, कहाँ पे डाइवर्शंस क्रिएट होंगी, बाकायदा सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी हम लोगों ने कर दिए हैं। 3 रोज़ा तकरीबात 4 जुलाई को इख्तिताम पजीर हो जाएंगी, जिसके बाद सिख यात्री वापस लौट जाएंगे। सैयद फारूक हसन बुखारी, समा हसन अब्दाल।
तो जनाब अभी हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे एक नए अंदाज से। ओके। थोड़ा वक्त नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद। और इस हिस्से में जानिए कि आजकल इन क्या है और उस सिलसिले में हो क्या क्या रहा है। भाई मिडिल क्लास तबका हो, लोअर या फिर हो अपर क्लास, आम आदमी हो, बिजनेसमैन या फिर फिल्म स्टार, सब पर चढ़ गया वीडियो एप्लीकेशन टिकटॉक का बुखार। ये खबर आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा कुछ और खबरें भी होंगी, लेकिन पहले बात होगी किसकी? ऑपोजिशन के बाद जो ताजिर विफाकी बजट के खिलाफ मैदान में आए, एहतजाज कर रहे हैं, इसकी बजट को ताजिर दुश्मन करार दे रहे हैं। ये बजट दुश्मन है, ये रोजगार छीन रहा है। कराची में ताजिर बरादरी बजट के खिलाफ सड़कों पर निकली तो सियासी रहनुमा भी इनकी हिमायत के लिए पहुंचे। एमक्यूएम तंजीमी बहाली कमेटी के रहनुमा फारूक सत्तार ने ताजिर बरादरी से भरपूर इजहार यकजहती किया। ताजिरों ने हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया है, बजट वापस लें ऐसा मुतालिबा किया है और कहा है कि बजट वापस न लिया तो फिर वो शटर डाउन हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस मजबूरी का फ़ायदा न उठाया जाए, बजट को वापस लिया जाए। ये बजट मुआशी कत्ल कर रहा है। यही सब कुछ कहा गया है इस सिलसिले में। हम कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले में हर एंगल आपके सामने रखे, जो लोग भी इससे मुतासिर हो रहे हैं उनकी बात करें। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ इस सिलसिले में कि मैं अकेले इस बात को नहीं कर रही। मोहम्मद शुएब गए हैं कहाँ, पहले हम उन्हीं की जानिब चलते हैं। शुएब, आप प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं उनके पास है? बिल्कुल किरण, हम वहीं पर हैं जहां पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। गुज़श्ता रोज भी प्रोटेस्ट हुआ था जिससे मुताल्लिक आप खबर शेयर कर रही थी। कराची शहर की जब हम बात करते हैं, पानी यहाँ पर नहीं है, उसके लिए एहतजाज होता है। कोई और मसला हो उसके लिए एहतजाज होता है। सड़कें बंद, शाहराएं बंद, चौक चौराहे बंद, कराची वालों की परेशानी बढ़ती चली जाती है। अब ये जो नया एहतजाज है ये ताजिर बिरादरी ने किया है, स्पेसिफिकली मोबाइल मार्केट एसोसिएशन वालों ने किया है। इनके मुतालिबात तो यही है कि बजट वापस लिया जाए, टैग एंड जो अप्रूवल है वो वापस लिया जाए। बात भी करते हैं इनसे कि अगर ये एहतजाज इसी तरह करते रहेंगे तो क्या इससे मसला हल हो जाएगा? क्या कभी ऐसे हुआ है कि एहतजाज और बजट वापस ले लिया गया और टैक्स वापस ले लिए गए हों? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि कल से आप लोग एहतजाज करें, एक पॉइंट मुझे बताएं कि मुतालिबा क्या है आपका? हमारा मुतालबा ये है कि हमारे यूज़ मोबाइल वालों का माशी कत्ल बंद किया जाए। माशी कत्ल इस तरह से हम पिछले 8 महीनों से कस्टम में और PTA के अंदर हम जा रहे हैं और उन्होंने बोला कि हम आपका जो है यूज़ मोबाइल जो है उसका SRO हमने आपको दे दिया है, लेकिन उसकी पॉलिसीज़ हमको नहीं दी हैं। पॉलिसी ये है कि ये बोलते हैं कि भाई कि आप नया मोबाइल भी उसी कस्टम ड्यूटी पे लेकर आएँ जो आप पुराना मोबाइल लेकर आएंगे। तो इस तरह तो हो नहीं सकता है। और दूसरी बात ये कि हम दुनिया के हर इलाके से जो है हर कंट्री से मंगवाते हैं अपना मोबाइल, वो मोबाइल जो है हम बोलते हैं कि स्मगलिंग ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये पॉइंटर्स तो है। मुझे ये बताएं कि अगर ये मामलात इसी तरीके से रहते हैं और गवर्नमेंट आपकी बात नहीं सुनती, टैक्स वापस नहीं लेती, ये जो भी आप मामलात सामने रखें वो नहीं लेती, सबसे पहले हिट कौन होगा? क्या बेरोजगारी होगी? जी बिल्कुल होगी। आप खुद समझते हैं कि दुकानें बंद हो जाएंगी तो बेरोजगारी कितने अफराद बेरोजगार होंगे स्पेसिफिकली इन कराची? इस वक्त कराची और पूरे पाकिस्तान के अंदर 3 से 4 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानें अब बंद पे हैं। ये आप उनकी बात करें जो यूज मोबाइल का कारोबार कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो यूज मोबाइल का कारोबार करते हैं और 90% लोग जो है वो यूज मोबाइल खरीदते हैं। स्मगल्ड मोबाइल वाला मामला भी था इसमें? सर पहले है ना, ये हमारे यहाँ इसका अलाउ नहीं था। इस वक्त कस्टम ने हमको जो है वो एक SRO दिया है कि आप जो है यूज़ मोबाइल जो है ले आ सकते हैं। जब हम ये ले आ सकते हैं तो हमको उसकी पॉलिसीज़ तो दें। आप कह रहे हैं कि पॉलिसीज़ दें। सर मुझे आप ये बताएं कि बेरोजगारी, इस तरह कहा लाखों अफराद बेरोजगार होंगे, वाई देयर इज़ नो अल्टरनेट? बैठ के अगर बात की जाए, एसोसिएशन बैठे आपस में बैठे, अल्टरनेट की तरफ जाएँ, बैठ के मामला हल करें ताकि बेरोजगारी तो ना हो। देखिए, हम हल करने के लिए भी गए हैं, हर तरफ हमने कॉन्टेक्ट्स किए हैं, हर चीज़ की है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। 2 शर्त ऐसी रख दी है टाइप अप्रूवल, टेक अप्रूवल की, जिसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। GSMA एक वेबसाइट है जिसके पास डेटाबेस मौजूद है, हर चीज़ है, हम उसका डेटाबेस दे रहे हैं कि भाई जो IMEI नंबर इस पर रजिस्टर्ड है। ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं। मुझे आप अपने ऊपर रख कर बताएं, आप कितना मुतासर होंगे, आप खुद कितना मुतासर होंगे इससे? मैं पूरा मुतासर हो जाऊंगा। मेरी दुकान पे 10 वर्कर्स काम करते हैं, वो सब बेरोज़गार हो जाएंगे। एक तरीके से मेरी दुकान बंद हो जाएगी,
तो मैं भी बेरोजगार ही हो जाऊंगा ना, मैं किस तरफ जाऊंगा? कोई ऑल्टरनेट की तरफ आप नहीं सोचते? ऑल्टरनेट है नहीं ना, कंपनीज जो चार वो अपनी तरफ से जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है 1% देती है, वो भी साल में एक बार जाके मिलता है, उसके ऊपर भी अभी इतने सारे टैक्सेस आ गए, तो हम उसके ऊपर अपनी दुकान का रेंट नहीं निकाल सकते। सर मुझे ये बताएं, जब हम बात करें कि बेरोजगारी होगी, क्योंकि लाखों अफराद जो इस रोजगार से वाबस्ता हैं, अगर एक शॉप वाला दुकान बंद कर रहा है, उसके साथ जो वर्कर्स थे वो बेरोजगार हो जाएंगे, ऑल्टरनेट की तरफ क्यों नहीं जा सकते? ऑल्टरनेट नहीं सोच सकते? आप वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनके ऑल्टरनेट्स के क्या हो सकते हैं, वो बैठकर क्यों नहीं बात करते, ये सब बात करें। मैंने मेहमान को बुलाया हुआ है शुएब, मैं वापस आपके पास आऊंगी, पहले उनसे बात कर लेती हूँ। सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मोहम्मद रिजवान साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। वेल, सूरत हाल थोड़ी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, वाकई लोगों का रोजगार मुतासर हो रहा है, कितने लोग मुतासर होंगे और आगे के लिए सोचा हुआ क्या है? ये ताजिर दुश्मन बजट है, बजट वापस तो कभी हुआ नहीं है, ऐसा तो हुआ नहीं कभी। हम बेसिकली हम जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने के खिलाफ नहीं है, हम जो गवर्नमेंट जो गलत पॉलिसियां दे रही है हम उसके खिलाफ हैं। गलत पॉलिसी से क्या मुराद है? और मुझे वो आम आदमी, आम ताजिर बताइए, उसको क्या प्रॉब्लम्स है? आम जो उन्होंने जो टैक्सेस लगाए हैं वो सरासर नाकबूल है। आप देखें, आप पाकिस्तान जो है तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं है, तरक्की पजीर ममालिक है। आप कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन जाएंगे आप पहले आप जो है वहाँ पाकिस्तान को हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें पढ़ा लिखा पाकिस्तान चाहिए जिसमें लोग तालीम याफ्ता हों और जो डॉक्यूमेंटेशन पे जा सके। आप डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी की बात करते हैं, आप पहले उसको कम से कम लोगों को तालीम तो दें, लोगों को जो है बताएं, तो एजुकेट तो करें आप। हम जो चाहते ये हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी बताती है आवाम के लिए बनाती है, तो आवाम से मशावरत की। बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि जिसमें हुकूमत मुसलसल, ये हुकूमत नहीं, कई हुकूमतें एजुकेट करती चली आई हैं, बहुत सारे शोबों में ऐसे ही होता रहा है। एजुकेट करते चले जाओ, मामला वैसे के वैसे बिगड़े रहते हैं। आज नए टैक्स आपको तंग कर रहे हैं, आज आप लोग कह रहे हैं कि जी उज़्र ये है कि हम लोगों को इस बारे में मालूमात नहीं है, हमको एजुकेट किया जाए। इसमें तो सर 20 साल और निकल जाएंगे, क्या हम यही करते रहेंगे? नहीं, मैं आपको बताऊं, आप पॉलिसी कोई बनाते हैं दुकानदारों के लिए, ताजिरों के लिए, आप उनसे मशावरत करते हैं ना, आप उनसे पूछते हैं भाई कुछ गिव एंड टेक होता है, आप कुछ हमसे लेंगे, हम कुछ आपको देंगे ना। आपने कोई ऐसी बात नहीं, आप सारा जितना भी मलबा है आवाम पे डालें। ये सारा बजट जो है IMF का बजट है और कोई किसी का बजट नहीं है। आपको ऐसा लगता है? आप आवाम की बात कर रहे हैं ना, मेरे साथी एंकर आवाम ही से बात कर रहे हैं। शुएब प्लीज बताइए। बिल्कुल किरण, जब हम इनसे बात करते हैं, जब हम ऑल्टरनेट की हैं, तो वाकई शायद ऑल्टरनेट है नहीं, लेकिन सोचना तो बार इन्होंने खुद ही है। कुछ सोचते हैं आप जब बेरोजगारी होगी, क्योंकि जाहिर है जब इस कारोबार से कई साल वाबस्ता रहे, कमाया इससे, लेकिन ऑल्टरनेट की तरफ भी सोचना तो चाहिए, क्योंकि अगर हुकूमत ये चाह रही है कि अब चीज़ें बेहतर हों और सीधे रास्ते की तरफ चलें, यानी ये जो स्मगल्ड मोबाइल फ़ोन्स है ये ना हो, मामला सही रहें, तो ऑल्टरनेट की तरफ तो जाना चाहिए, हुकूमत का साथ तो देना चाहिए, या सिर्फ एहतजाज करेंगे और उससे तो परेशानी बढ़ेगी? नहीं, ऑल्टरनेट वे आउट को रखा ही नहीं है ना हुकूमत ने। आप खुद देखें कि हम कहीं भी जाते हैं, हर जगह क्राइसिस ही क्राइसिस है। आप कल की अगर आप एहतजाज देख लें तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनिया बाहर आई हुई थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन वाले थे, और भी लोग थे। तो मुझे ये बताएं, देखें दुनिया बाहर आई हुई थी, एहतजाज हो रहा है, मुझे अपने ऊपर रख कर बताएं, अगर मामला ऐसे ही रहते हैं, बजट क्योंकि अप्रूव हो चुका है, आप क्या करेंगे? अब हम अपने आप को ज़ीरो देखते हैं, हम भी देखते हैं इसी तरह जो और लोगों ने भी कहा कि हमारे साथ जो हमारे स्टाफ जो हमसे रिलेटेड है, हम उनको कैसे बोले कि आप कल से काम पे नहीं आना? आपको पता है कि एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे यहाँ, हर किस्म के एक्सपेंसेस हैं, रेंट भी है, बहुत सारे मामला ऐसे हैं, तो हम अपने स्टाफ को कैसे बोले कि भाई आप कल से नहीं आना? बोल नहीं सकते, लेकिन मुझे आप बताएं अब क्या होगा? एहतजाज तो आप करें, अल्टीमेटम भी आपने दिया, बट अगर सिचुएशन ऐसी रहती है तो फिर आप क्या करेंगे? हमारी सबसे पहले तो ये डिमांड है, जो हमारे फ़ोन बंद हो गए हैं, कम से कम ये उनको तो हमें खोलें। अब मैंने किसी दुकानदार को मोबाइल दिया हुआ है, उसके पास मेरा मोबाइल जाके बंद हो गया, अब हमारे पैसे भी उसके लिए तो आपको नहीं लगता हम खुद जिम्मेदार हैं? जब एक वक्त दिया गया था कि आप रजिस्टर करवा लें, तो करवा लेने चाहिए थे। हमने अपने वक्त पे इसको रजिस्टर्ड भी करवाए, लेकिन कुछ ऐसी भी शिकायतें आ गई जो रजिस्टर्ड फ़ोन जो हमारे पास मौजूद हैं चीज़ें कि जो रजिस्टर्ड फ़ोन थे वो भी बंद हो गए। इसके लिए हमें ज़्यादा परेशानी है। क्या इस बात को लेकर के रजिस्टर्ड फ़ोन बंद हो गए, कारोबार बंद कर देना ये सही है? कारोबार बंद कर देना सही नहीं है, लेकिन अभी हमें कोई ऑल्टरनेट दें, हमें कोई टाइम, क्या ऑल्टरनेट दें? हमें कोई टाइम दें, हमारे जो फ़ोन बंद है एटलीस्ट वो खोलें। हम लोगों ने कस्टमर को फ़ोन दे दी, वो आके हमारी, यानी सिर्फ अगर वक्त दे दिया जाए और वो फ़ोन खोल दिया तो मसला हल हो जाएगा? तो इसके बाद हम अपने लिए जाहिर सी बात है कोई ऑल्टरनेट निकालेंगे हम लोग। अभी तो ये कि क्या ऑल्टरनेट निकाल सकते हैं? अब हम लोग दूसरे काम की तरफ भी कोई देख सकते हैं, लेकिन अभी ये कि अभी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला होगा ना। हमारी शॉप का रेंट है, हमारे साथ इतने लोग लगे हुए हैं, हमारे फ़ोन बंद। लगता है कि मरहलावार ये काम करना चाहिए तो बेहतर था? नहीं, देखिए ये वजह भी है कि जो हमारे साथ लोग हैं वो सही एक्सप्रेस कर भी नहीं पा रहे, क्योंकि वो प्योर बिजनेसमैन हैं। 15 साल 20 साल, हमारे पास 30 साल एक्सपीरियंस वाले भी लोग हैं। अब आप खुद बताइए कि इतनी सैचुरेशन है इस वक्त इकोनॉमी के अंदर कि मैं क्या इकोनॉमी डिस्कस करूं? इकोनॉमी डिस्कस कैसे करें? इतने बेसिक मसाइल की तरफ हम आ गए हैं। शुएब
शोएब, ऑल्टरनेट्स के बारे में, ये ऑल्टरनेट का की जो बात है ना, जब बिजनेस शटडाउन हो रहा हो तो फिर कोई क्या सोच सकता है, और ये कि ये जैसा भी है कि बुनियाद पे मैं अपना काम जारी रखूं, क्या बिल्कुल ऐसी सिचुएशन नहीं है? बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है, बिल्कुल ख़त्म हो गया कारोबार। मैं तो कहता हूँ जो मोबाइल आ गए हैं, जो पाकिस्तान में आ गए हैं, उसकी जो है जो नॉर्मल ड्यूटी है वो ले लें आप, ताकि वो अपना कारोबार तो जारी कर सकें वो, वरना तो बिल्कुल कारोबार ख़त्म, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए मोबाइल, एक डब्बा हो गए वो किसी के इस्तेमाल में नहीं है। करोड़ों के मोबाइल जो है, अरबों रुपए की आप गवर्नमेंट ड्यूटी लेगी उसमें, आपने मिनिस्ट्री दे रहे हैं लोगों को, हमको क्यों नहीं देते? अगर गवर्नमेंट आपसे ये कहती है कि आपके पास में मजीद 2 महीना है, 1 महीना है या 4 महीना है, आपकी जितनी भी गुजारिश आते हैं वो काबिल कबूल होनी चाहिए, कुछ ऐसी बात हमसे बैठ के करें, क्या वाकई आप लोग मामलात को टेक्निकल एस्पेक्ट से भी और दीगर एस्पेक्ट से भी उस तरफ ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं, हमसे बात तो करें, हमसे बात करने को तैयार नहीं ना, हम तो हमसे बात करके देंगे, हम तो हर तरीके देने जाते हैं, गवर्नमेंट को देने जाते हैं। और अगर वाकई जैसा कि मैं कह रही हूँ, अगर हुकूमत आपको कहती है 15 दिन के अंदर अंदर ये मसला रिजॉल्व करना है, आप इसको तूल नहीं दे सकते, तो आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल, 15 दिन नहीं, कम से कम महीने का तो टाइम दिया जाए, महीने का टाइम दिया जाए। ये आखिरी बात है आपकी जानिब से कि कम से कम 1 महीने का वक्त मिलना चाहिए ताकि ये अपने मामलात को बेहतर बना सके और कुछ बेहतर ऑप्शंस, शोएब जो आप कह रहे थे ना ऑल्टरनेट्स, उनकी तरफ जा सके। मैं इसी मामले के ऊपर आखिरी बार जरा आपकी तरफ आती हूँ, आप मुझे बताइए कि वहां पर आपकी क्या गुफ्तगू रही है और कुछ सवाल आप करना भी चाह रहे थे। बिल्कुल किरण, जब हम ऑल्टरनेट की बात करें, बहुत बड़ी दुरुस्त आपने की और रिजवान अच्छा पॉइंट उठाया कि थोड़ा वक्त दे देना चाहिए, क्योंकि वक्त देंगे तो फिर मामला हल हो जाएगा। मैं आपकी तरफ आऊँगा, ये बैनर भी आपने उठाया, थोड़ा सा आगे आ जाएं। ये बैनर लाखों मोबाइल फ़ोन के लोगों की बेरोजगारी, ये बैनर किसी ने अगर उठाया है और उसका रोजगार अगर मुतासर हो रहा है तो वो सड़कों पर निकल, गर्मी के मौसम में, सख्त मौसम में एहतजाज करना इतना आसान तो नहीं होता। तो गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट इट अपनी पॉलिसीज़ को लेकर कि अगर आपने ये करना भी है तो एटलीस्ट इनको साथ बिठाएं, इनके साथ बैठकर मामला हल कर, जिस तरह किरण आपने भी यही गुफ्तगू की कि अगर बैठेंगे, कुछ वक्त दिया जाएगा तो मामला वाकई हल हो जाएंगे, वरना सिर्फ एहतजाज होगा, और एहतजाज करना इस मौसम में इतना आसान नहीं होता। जब एहतजाज कोई कर रहा है ये सोचना चाहिए कि वो क्यों एहतजाज कर रहा है, वो इतना मजबूर हो गया, इतना परेशान हो गया, तभी तो वो एहतजाज कर रहा है कि बेरोजगारी का मसला कोई छोटा मसला तो है नहीं। शोएब, आप चलें, आप वापस आ जाएं, मैं मेहमान से थोड़ी सी बात इसी के ऊपर कर लेती हूँ। ये अभी हम ये बात कर रहे थे कि आप हुकूमत को कितना एक मरबूत किस्म का प्लान दे सकते हैं, सिलसिले में अच्छे ऑल्टरनेट दे सकते हैं कि बेरोज़गारी ना हो, और अगर हुकूमत आपकी बात नहीं मानती, अब नहीं मानती, तब नहीं मानती, फिर आपका लाहेअमल क्या होगा? हमने अपना लाहेअमल बता दिया है, अगर हमारे जायज़ मुतालबात नहीं माने गए तो 72 घंटे उनका हम टाइम दिया उन्हें, अगर वो नहीं मानते तो हम स्ट्राइक पे जाएंगे, जो हमारा जमहूरी हक है, हम हड़ताल करेंगे। आपको 1 महीना चाहिए और स्ट्राइक पर जाने के लिए 72 घंटे नहीं, तो हमसे बात कर 72 घंटे का टाइम दिया, हमसे बुला लेना, एक कॉल में आप बुला सकते हैं, कॉल करें आप, हमको बुलाएं, हमको बैठाएं आप, तो 72 घंटे का बहुत टाइम होता है। 72 घंटे बहुत होता है कम से कम बात करने के लिए, मसले को सुलझाने के लिए। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आप हमारे साथ थे। और रहे ताजर, और क्यों ना करें, वो कहते हैं कि हमारा रोज़गार, हमारा कारोबार, हमसे जुड़े लोग, सबके सब अगर शटर डाउन हो गया तो मुतासर होंगे, और हुकूमत इस सिलसिले में गौर नहीं कर रही, कुछ पॉजिटिविटी उनको इस सिलसिले में दिखाई दे नहीं रही। ये एक मौजू था, एक मामला था। अब मैं ज़रा उस खबर की बात कर लेती हूँ जिसका जिक्र मैं पहले कर रही थी ना, टिकटॉक का बुखार, तो अब मैं इसी के बारे में बात कर लेती हूँ। तो टिकटॉक का बुखार सब पर सवार, ये एक जादू है कि जो सबके सर चढ़कर बोल रहा है। भारत समेत कई मुल्क ऐसे हैं जहां 104 बिलियन सारिफीन के ये ऐप ज़ेर इस्तेमाल है। ये पाकिस्तान में भी खासी पॉपुलर हो गई भाई। पेशावर में पहली बार टिकटॉक स्टार्स के लिए इसीलिए तो एक इवेंट का एहतमाम किया गया, बाकायदा अवार्ड्स की तकरीब थी, रेड कार्पेट था, शानदार स्टेज भी था। पेशावर का निश्तर हॉल, यहाँ पर रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। टिकटॉक के जरिए सोशल मीडिया पर मशहूर नौजवानों ने यहाँ पर बड़ी तादाद में शिरकत भी की। मुख्तलिफ कैटेगरीज में अवार्ड्स तकसीम किए गए। कुछ हल्के इस तकरीब और टिकटॉक को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं, लेकिन हैपनिंग तो है, तो क्यों ना हम इसी मामले के ऊपर बात भी कर लें। तो जनाब, हमने अपने मेहमानों को भी इसी सिलसिले में दावत दी है। इस्लामाबाद से टिकटॉक अवार्ड विनर हरीम शाह, लाहौर से हमारा साथ देंगे जवाद और मोहम्मद अयान, और पेशावर से इवेंट ऑर्गेनाइजर अताउल्ला हमारे साथ होंगे। तो भाई टिकटॉक के इसी बुखार के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जवाद आप बता दीजिए, इस अवार्ड तकरीब से मुताल्लिक कितनी कैटेगरीज थी, किस बुनियाद पर अवार्ड्स दिए गए, और तकरीब के इनकाद इसका मकसद क्या था, पॉपुलैरिटी, लोगों की पसंदीदगी वगैरह वगैरह? लोग तो बहुत पसंद करते हैं। लाइक हमने स्टार्ट ऐसे लिए कि हम वीडियोस देखते थे ना, लाइक हम पहले डब स्मैश बनाते थे, पहले था डब स्मैश ऐप। हेलो,
हेलो, बात करें, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। अच्छा, हम पहले डब्स में, हमें स्टार्ट से एक्टिंग का बहुत शौक था, मुझे और इसको, हम दोनों कजन्स हैं। अच्छा। तो वीडियोस हम बनाते थे डब्स मैश पे, फिर म्यूजिकली आया, फिर हम दोनों ने सोचा यार क्यों नहीं हम म्यूजिकली पे वीडियो स्टार्ट करें। फिर म्यूजिकली बनाया, फिर आगे आगे फिर हमारी मुलाकात अताउल्लाह भाई से हुई। सही। लाइक फिर इन्होंने अवार्ड शो किया, इससे पहले भी एक इवेंट किया था इन्होंने, फैशन शो, उसमें भी इनवाइट किया था हमने, पर उसमें अवार्ड नहीं था। फिर अभी चले, अभी तो आप खुश है ना? हुआ था बहुत ज़्यादा। चले, हरीम पर आ जाते हैं। हरीम, सोशल मीडिया और उसको इस्तेमाल करना, फैंस की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, अवार्ड आपको मिल गया, खुश है? बहुत ज़्यादा। और खुशी तो होती है इंसान को ना जब। और आपकी इस खुशी में कौन कौन खुश है, ये भी बताएं जरा जल्दी से मुझे। मेरी इस खुशी में मैं खुश हूँ, मेरी फ्रेंड्स खुश हैं, मेरी फैमिली खुश है, और मतलब मुझसे जितने भी मुंसलिक लोग हैं वो सारे ही खुश हैं। ओके, और थोड़ा सा मुझे बताइएगा, कहीं से कुछ ऐसा सुनने को मिला आपको कि लोगों ने थोड़ी तनकीद की है? यस, तनकीद भी बहुत होती है, बहुत होती है, और बहुत सारे ऐसे भी मैसेजेस मिलते हैं जिसमें तनकीद का निशाना बनाया जाता है, और बहुत बैड कमेंट्स भी होते हैं, और मतलब लोग नापसंद भी करते हैं। हरीम, टिकटॉक वीडियोस जब आपकी देखते हैं उसमें तो बहुत एनर्जेटिक आप लगती हैं, अभी तो ऐसा लग रहा है कि कोई एनर्जी नहीं है। क्योंकि आपने मुझे सुबह ना नींद मेरी, यानी आप सुबह टिकटॉक पर कोई वीडियो नहीं बनाती? दोनों भाइयों का भी यही हाल है उस तरफ। टिकटॉक पे वीडियो बनाने का टाइम शाम का है, और यस शाम का, लाइक मैं रात को बहुत लेट सोई थी और मैं 1 घंटा सोई हूँ। और आपने देखा वो शेख रशीद साहब के साथ जो आपकी तस्वीरें उस पर भी टिकटॉक है, बहुत शेयर हुई वो भी। वो पता नहीं था, बस मेरी फ्रेंड ने उसको अपलोड किया और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई ना, तो उस पर बहुत इशू भी बना। और अच्छा, क्या इशू बना उस पर? लोगों ने मतलब फिर बहुत मतलब न्यूज़ चैनल वालों ने और बहुत मीडिया वालों ने कांटेक्ट किया कि आप आएँ और बात करें और ये करें, और फिर शेख साहब को इतनी बातें सुननी पड़ी और शेख साहब के खिलाफ इतना मतलब बातें हुई कि उनका जीना सही से। चलिए, मैं अता आपकी तरफ आना चाहूँगा। मैं चंद सवाल आपके सामने रखूँगा, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ अगर आप मुझे मुख्तसर हाँ ना में जवाब दे दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। एनओसी लिया था इस इवेंट का? नो, नहीं, मैं अता आपसे पूछ रहा हूँ। अता मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इवेंट का एनओसी लिया था? अताउल्लाह, आपको आवाज आ रही है? हेलो अताउल्लाह, आपको आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। अताउल्लाह, इवेंट का एनओसी लिया था? मैं कुछ सवाल आपसे करूं, हाँ या ना में अगर जवाब दे सकें। एनओसी लिया था इवेंट का? जी जी लिया था। आपको मालूम है कि इस इवेंट के खिलाफ सिटीजन पोर्टल पे भी शिकायत हुई है, वज़ीर आज़म को भी लेटर लिखा गया है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल मुझे मालूम है, ये मुखालिफ ग्रुप होंगे, प्रोपेगंडे करेंगे। ठीक है, और ये बताएं कि कितने लोग आए थे और कितनी कमाई हुई थी? हॉल भी फुल था, बाहर जो लॉन था वो भी फुल था। कोई अगर फिगर शेयर कर सकें, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ इससे? और क्योंकि लोग सवाल उठा रहे हैं, इतना रेवेन्यू से टैक्स दिया या नहीं दिया? अच्छा, लास्टली अताउल्लाह, मुझे ये बता दें, कहा यह भी जा रहा है कि शाह फरमान की सोशल मीडिया टीम ने बड़ा सपोर्ट किया है इस इवेंट के लिए, ऐसा है? सॉरी, आवाज नहीं आ रही मुझे। लगता है टिकटॉक का म्यूजिक चलाना पड़ेगा। तो ये अच्छा, एक बात बता दें, अगर आपको आवाज़ आए अता कि ये जो इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया, इसके पीछे मकसद क्या था? आप क्या करना चाह रहे थे? टिकटॉक से आपका प्यार बहुत है, आपको पसंद बहुत है, या फिर क्या रीजन से? चले किरण, उनको आवाज नहीं देती, मैं हरीम की तरफ आना चाहता हूँ। हरीम, इस इवेंट में क्या आपने देखा कोई बदनज़मी हुई? क्योंकि लोग शेयर कर रहे हैं कि बड़ी बदनज़मी हुई थी और कुछ ख़वातीन को हरासा भी किया गया, ऐसा कुछ मामला आपके सामने हुआ था, देखा था आपने? जब तक मैं वहाँ पे थी मेरे सामने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और मैं गलत बयानी नहीं करूँगी। लाइक मैं जब तक वहाँ पे थी फिर मैं आ गई थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मैं आपसे शेयर करूँ।
अच्छा चलिए, अब आप जरा ध्यान से सुने, मेरे पास खबर है इसी सिलसिले में हरीम। हमारे रिपोर्टर फयाज अहमद हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं इस बारे में। फयाज, एक टिकटॉक इवेंट हो गया पेशावर में, अवार्ड फंक्शन हो गया, क्या क्या कुछ हुआ यहाँ पर? इस हैपनिंग के अलावा कुछ बदनज़मी हुई है, बद इंतजामी हुई है? जी देखिए, ये पहले तो ये कि निश्तर के अंदर तो काफी कंजेस्टेड एरिया है और उसमें टिकटॉक जैसे इस तरह आजकल क्योंकि काफी फेमस है और ऐसे में नौजवानों का एक बड़ी तादाद, जैसे कि अताउल्ला ने बताया, ना सिर्फ अंदर भरी हुई थी, वो हॉल फुल था, बल्कि बाहर भी लोग इंतजार कर रहे थे। और इसी दौरान कुछ जो नौजवान थे उन्होंने एहतजाज भी किया क्योंकि टिकट लेने के बावजूद उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली थी। जैसे कि हरीम ने बताया, स्टेज के अंदर जो थे वो हुल्लड़बाजी और हुटिंग तो हो रही थी, लेकिन जैसे ही ये खवातीन स्पेशली जब वापस जाने वाली थी तो ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें ना सिर्फ उनको आवाजें कसी जा रही थी, तो फयाज, इंतजामिया कहाँ थी? क्या वो एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि ऐसी बदनज़मी हो सकती है? शुएब, जब उनको पता चला कि हालात तो उनके कंट्रोल से बाहर है, शुरू में तो अपने निश्तर के 7 से 8 पुलिस एहलकार वहाँ पर होते हैं, लेकिन जब नौजवानों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद हुई और जब हालात उनके कंट्रोल से बाहर हुए तो उन्होंने मजीद 30 से 40 जो है। ओके, और फयाज, मुझे इस इवेंट से मुतालिक ये भी बताएं कि एनओसी लिया गया था और क्या इतना आसान होता है एनओसी लेना निश्तर हॉल में इवेंट के लिए? शुएब, ऐसे इवेंट के लिए एनओसी लेना बहुत मुश्किल होता है। जाहिर बात एनओसी इनको मिली है, लेकिन काफी लगता है कि मजबूत सोर्स था इनका। और क्योंकि फयाज, ये कहा जा रहा है कि शाह फरमान की सोशल मीडिया टीम की बड़ी सपोर्ट थी, ऐसा है? जी बिल्कुल शुएब, शाह फरमान का नहीं कह सकते, लेकिन जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम थी वो हमने देखा कि स्टेज पर मौजूद थी। उन्होंने बाकायदा टिकटॉक वीडियोस भी शेयर की हैं और तस्वीर में वो खुद भी नजर आ रहे हैं। अक्सर जो पीटीआई के इवेंट्स होते हैं वो उनमें मौजूद होते हैं ये सोशल मीडिया टीम, और हमने देखा कि उनके काफी नौजवान न सिर्फ स्टेज पर मौजूद थे बल्कि बाहर भी वो वीडियोस और तस्वीर वगैरह इस इवेंट के लाइव भी स्ट्रीमिंग कर रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी मीडिया टीम जो है वो भी यहाँ पर मौजूद थी, बाकायदा उनकी ताउन इनको शामिल थी। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे सिलसिले में। तो भाई ये सारे के सारे मामलात एक तरफ और टिकटॉक का बुखार एक तरफ। हरीम, मुझे ज़रा चलते चलते क्विकली ये भी बता दीजिएगा कि टिकटॉक का शौक़ कैसे आपको लगा कि भाई मुझे ये करना चाहिए और अब आगे जाके क्या करना है? क्योंकि एक्टिंग करने का शौक़ है, ये तो आपके कुछ वीडियोस देख करके मुझे नज़र आया। टिकटॉक बंद हो गया तो क्या करेंगे? हाय बंद तो हो रहा था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। वैसे आप जिस तरह हाय मैंने कोई जी इसके लिए कोई प्लान नहीं किया हुआ था कि मुझे टिकटॉक पे आना है, मुझे वीडियोस बनानी है, लेकिन मैंने अपनी कुछ वीडियोस ऐसे ही अपलोड की जिसके बाद मुझे लोगों की तरफ से मतलब बहुत प्यार मिला। और जब मैंने ये देखा तो फिर इश्तियाक हुआ कि लाइक मुझे और वीडियोस बनानी है। तो फेम के बाद जब लोगों की तरफ से आपको वो मोहब्बत मिलती है या आपको प्यार मिलते हैं तो फिर आपका दिल करता है कि आप कुछ और करें। ठीक है, तो यही था। ठीक है अताउल्ला, ज़रा आप बता दीजिएगा, एक तो ये कि ये इवेंट तो आपका हो गया, अगला इवेंट भी करेंगे, टिकटॉक के विनर्स होंगे, कैटेगरीज होंगी, ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर से करेंगे आप ये इवेंट? इंशाल्लाह प्लान तो है, इस्लामाबाद में भी प्लान है और एबटाबाद में भी प्लान है। अगला इवेंट जो होगा वो इंशाल्लाह इस्लामाबाद एबटाबाद इन दोनों में से एक जगह पर होगा। आपने मेरे पहले सवाल का वैसे जवाब नहीं दिया था। टिकटॉक वो बात मुझे नहीं आ रही थी, अब आ रही है ना। अब मुझे बता दें मकसद क्या था आपको? ये क्यों लगा कि सिर्फ टिकटॉक ही ऐसा है कि इसके ऊपर मुझे ना अवार्ड विनर्स अवार्ड तकरीब रख देनी चाहिए? मकसद सिर्फ यही था कि मतलब ये जो लोग इतने मेहनत कर रहे हैं टिकटॉक पर और वो मैं चाहता हूँ कि इनमें जो टैलेंट हो वो मैं सामने ला सकूँ, तो उनको अप्रिसिएशन के लिए मैंने अवार्ड रखा था। मैंने इन पर एक वीडियो बनाई थी। जवाद जो आपके सामने बैठा है, इसने एक वीडियो अपलोड की थी, तकरीबन 2 लाख बंदों ने उसको लाइक किया था। अच्छा। इस तरह हरीम भी आपके सामने, उसने भी वीडियो अपलोड की थी, 2 लाख 3 लाख बंदे लाइक करते हैं। तो सिर्फ ये टैलेंट मैं बाहर लाना चाहता था, बस इतनी सी बात थी। लेकिन आपको पता है कि ये कहा जा रहा है कि एक तरफ तो पेशावर में इस इवेंट को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया गया और दूसरी तरफ आपको पीटीआई का सपोर्ट था, उनका जो सोशल मीडिया विंग है ना उसका सपोर्ट था। प्लीज़ इस पर कमेंट कर दें। ये तो हर इवेंट के बाद नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट आते हैं। ठीक है, ये तो शहरियों की बात हो गई। अब बताइए, सपोर्ट था आपको सोशल मीडिया बैंक का, पीटीआई के?
इसमें पीटीआई का पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, मतलब किसी पार्टी के सपोर्ट से मैंने नहीं किया, मैंने खुद किया है अपने आप से। अच्छा हरीम, आप बता सकते हैं सिलसिले में कुछ? देखें, पीटीआई का वैसे ये लोग नाम ले रहे हैं और पीटीआई को सामने लेके आ रहे हैं। मैं खुद पीटीआई की सपोर्टर हूँ और मैं खुद पीटीआई से हूँ। ऐसा कुछ नहीं था पीटीआई के किसी मिनिस्टर का या लाइक पीटीआई आपका होना काफी नहीं है? कुछ भी नहीं था है मेरा होना। देखो, मैं टिकटॉक के हवाले से आई थी, मैं पार्टी को प्रेजेंट करने या पार्टी के उससे नहीं आई थी कि मैं कहूँ कि मैं अपनी पीटीआई को प्रेजेंट करने आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मेरे ख्याल में उनको तो पता भी नहीं होगा ना कि हम ये करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, जवाद आप हमारे साथ थे, उसके अलावा अयान आप हमारे साथ थे। अताउल्लाह साहब, बड़े वक्त पे आवाज़ गई है आपको मेरी ना आनी शुरू हुई है, बंद होनी शुरू हुई है। चले, बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ थे। हरीम, थैंक यू सो वेरी मच। और अगर आप लोगों ने हरीम का या इन लोगों में से किसी का भी टिकटॉक मिस किया है तो कोई, मैं आपको दिखा देती हूँ। किरण, पीछे तो देखो, पीछे किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? और बिल्कुल इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। शेर तो ये था, लेकिन दर्द आपने बहुत अच्छा ऐड किया। क्योंकि आज दर्द की बात करनी है, मैंने दुख को दर्द में कन्वर्ट कर दिया। तो आइए, जो उठते उठते जो आई होती है ना, कभी कभी मेरे नहीं हो रही, किसी की हो जाती है अगर तो ऊ आउट यानी तमाम दर्दों का इलाज लिए आज डॉक्टर ईसा में फिर ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तो आज कितने दर्द? मेरे ख्याल में हम सर से लेकर पांव तक की बात कर लेते हैं। और कमर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है वाली बात करेंगे, वो भी करेंगे। और दिल के दर्द के अलावा सारी बात करेंगे। ठीक है, बाकी दर्द ठीक हो, दिल का दर्द तो आपे ठीक हो जाएगा। पहला कौन सा दर्द है? अच्छा, सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं सर दर्द की। ये आपकी हंसी मुझे मत बताइए। इसलिए ऐसी मैं ये कहना चाह रही थी, टिकटॉक के दर्द का कोई इलाज नहीं है ना? करेंगे ना। पहले वही करना। अगर किसी को उससे सर का दर्द है तो ये रेसिपी बना सकते हैं। अच्छा, सर दर्द में हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरे पास पकाने के लिए चीजें नहीं है, तो नाज़रीन अपने घर में इसको पका के इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करें, 1 कप पानी लेंगे अगर सर में दर्द है। 1 कप पानी के अंदर तो ग्लास लिया है। हाँ, मैंने एक तादाद बताइए, क्वांटिटी बताइए। ओके। अच्छा, 1 कप पानी में हम आधा टीस्पून अदरक का पेस्ट लेंगे जो आपके घर में होता है। ठीक है जी। इसके बाद हम इसमें 1 चुटकी नमक डालेंगे। सर दर्द वाले जो हैं ये सुन लें, जब इसको ये गर्म कर कर कहवा की तरह पिएंगे तो ये इंशाल्लाह कप खत्म होने से पहले सर का दर्द खत्म हो जाएगा। आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। यानी कि 1 कप पानी, आधी टीस्पून अदरक और चुटकी नमक, गरम करें, कहवा बनाएं और पिएं। अच्छा, यहाँ एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत सारे लोग मिक्स कर देते हैं सर के दर्द को और माइग्रेन को, वो फर्क नहीं कर पाते। तो ये किसके लिए? ये सर दर्द के लिए। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता माइग्रेन है तो उसकी 4-3 निशानियां जरूर होंगी। ठीक है। माइग्रेन में होता तो सर का दर्द है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके आईज पे आएगा, एक प्रेशर बिल्डअप होगा। अगर ये नहीं होगा तो नोजिया होगा। अगर ये नहीं होगा तो आपको शोर बुरा लगेगा, रोशनी बुरी लगेगी। इन अलामात में आपको कुछ भी है तो ये फिर आपका माइग्रेन है। ऐसी सूरत में सिर्फ आपने ये करना है, कहवा तो आपने यही पीना है। एक मजीद चीज़ जो आपने इसमें ऐड करनी है, उसमें से आपने लेना है 2 टेबल स्पून तिलों का तेल। ये माइग्रेन वालों के लिए है। ओके। अच्छा, इसमें आपने ऐड करना है दालचीनी का पाउडर, जो कि आप 1/2 टीस्पून लेंगे, और इसी में इलायची छोटी जो आपके घर में होती है उसका पाउडर बनाकर, हर अच्छी खुशबू दो आप इलायची के करीब आप इसमें पाउडर। अब देखिए, ये घर की चीजें हैं जिसमें तिलों का तेल घर में है, दालचीनी घर में है, वाह, दालचीनी घर में, छोटी इलायची घर में। अच्छा, ये अब आप लगाएंगे इन एरियाज पर, कनपट्टियों के आसपास लगाएंगे। और ये आपने 1 कप पीना है। ये माइग्रेन में आपको रिलीव करता है। ऑल्दो के अंग्रेजी टैबलेट्स या कोई भी इस पर काम ज्यादा नहीं करते, लोग बेचारे इंजेक्शन लगवाते हैं, ठीक है, दबाने के लिए। तो ये आपका सर का दर्द और माइग्रेन हमने साथ बना दिया। उसके बाद हम चलते हैं सर्वाइकल पर। ठीक है। जो कि बहुत ज़रूरी होता है, पता होना चाहिए कि आपके सर्वाइकल कौन से डिस्टर्ब हैं। अच्छा, अगर आपको पता है कि सर्वाइकल है और आप डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट भी करा रहे हो, उस सूरत के बाद भी अब आपको रिलीव नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, घर में आपने एक ऑयल बनाना है जिसमें आपने लेना है तिलों का तेल। ओके। अगेन 50 ग्राम। ठीक है जी। कलर भी प्यारा है। हाँ जी, तिलों का तेल 50 ग्राम लेंगे। आपके घर में लहसुन होता है, उसका पेस्ट बना लें 1 टेबल स्पून। ओके। आपके घर में अदरक होता है, उसका टेबल स्पून 1 बना लें। आपके घर में अजवाइन होता है, 1 टेबल स्पून इसका डाल दें। ठीक है।
इसको अच्छी तरह पकाकर चूल्हे पर 15-20 मिनट के बाद जब ये चूल्हा बंद करके ठंडा हो जाए बोतल में ले लें और ये सर्वाइकल का जो ये एरिया है यहाँ पर और ये शोल्डर पर हल्का हल्का सा मसाज करें, प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम हल्के हाथ से मसाज करें। आपका वो जो सर्कुलर मोशंस में अपवर्ड डाउनवर्ड करने नहीं, इसका कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी स्किन में जज्ब होना चाहिए, अंदर जाकर जो वेन प्रेस हो रही होती है उनको रिलीव करता है, तो वो थोड़ा सा बंदा काफ़ी हद तक रिलीव हो जाता है, क्योंकि इसका अचानक पेन उठता है और बड़ा ख़राब होता है। एक सवाल कर लूँ मैं आपसे, ये एक आम ख्याल है कि तेल को ना बहुत पकाएंगे तो उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? एक्चुअली तिलों के तेल को जितना भी पकाया जाए, तिलों के जो अज्जा हैं वो ज़ाया नहीं होते। बहुत सारे तेल ऐसे हैं जो पकाएं तो उसके वो जो विटामिन होते हैं बेकार हो जाते हैं। तो तिलों में जो हिकमत में है, तिलों का तेल है उसमें कुछ भी पका लें आप, तिलों के तेल को पकाने से इतना इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इसकी चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो हम इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। हमने 50 ग्राम तिलों का तेल लिया था, इसमें लहसुन 1 टेबलस्पून पेस्ट लिया था, अदरक 1 टेबलस्पून लिया था और अजवाइन 1 टेबलस्पून लिया था। इसको पकाने के बाद हमने सर्वाइकल का ऑयल तैयार कर लिया था और आप इसको घर बैठे आप कर सकते हैं। ऐसा वो क्यों कहते हैं कि इन तिलों में तेल नहीं? अच्छा खासा तेल तो है। हाँ, वो तिल कुछ और होते हैं। वो तिल और होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर कमर का दर्द। तिल धरने को जगह नहीं, वो भी और होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कमर के दर्द पे। कमर का दर्द जो है ये भी बड़ा एक तकलीफ दे अमल होता है। सर्टन टाइम पर मस्कुलर होता है, सर्टन टाइम पर बोन्स लोकेट भी नहीं कर पाते, आपके वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, प्रेस होने की वजह से है या कि वो मस्कुलर स्पैम? हाँ जी। अच्छा, इसमें पेन का नाम आप कोई भी रख दें, अगर कमर का दर्द है और किसी वजह से भी है तो उसमें आप घर में क्या कर सकते हैं, मूसली सफ़ेद आती है उसका 20 ग्राम ले लें। ठीक है जी, 20 ग्राम मूसली सफ़ेद ले लें और इसमें आपने जो ऐड करना है आंबा हल्दी। ओके, ये कोई ख़ास हल्दी है? मतलब फ्रेश भी आती है, सूखी हुई भी आती है, जो आप हर जगह से ले सकते हैं। अमूमन लोग घरों में रखते हैं इसको। आंबा हल्दी, मैंने कहा शायद ये कोई आम नहीं से बनती है हल्दी। ठीक है जी, ये आपने 5 ग्राम लेना है जो कि 1 टीस्पून के करीब बनेगा। और तीसरी चीज़ जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो है मेथी दाना। ओके, ये भी मेथी दाना हम 20 ग्राम लेंगे। ठीक है, तीनों चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। नाज़रीन के लिए फिर बता देते हैं, मूसली हमने 20 ग्राम ली थी और इसमें हमने मेथी दाना 20 ग्राम लिया था और आंबा हल्दी 5 ग्राम लिया था। इसको अच्छी तरह मिक्स करके रखें। आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं इसी तादाद को बढ़ा सकते हैं, सही इसी क्वांटिटी को। अब इसको मिक्स करके, हाँ जी, मिक्स करके आप इसको रख लें। आधी चमची सुबह शाम खाएं, आपका विटामिन डी पूरा करता है ये मूसली। विटामिन डी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसके अलावा जो कमर और मसल्स के पेन है हड्डियों के, उसको ये बहुत ज़्यादा रिलीव करता है। हाफ टी स्पून, आधी चमची सुबह शाम पानी के साथ ले लें। आप आराम से अपने घर में बना सकते हैं। इसके अलावा घुटनों का दर्द, अब घुटनों में ये होता है सर्टन टाइम कॉटलेज होता है, कुछ लोग ज़ईफ़ होते हैं तो हड्डियों के दरमियान जेल नहीं होता, या उसकी वजह से खुदा न खास्ता आप नीचे नहीं बैठ सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इसमें ख़ास तौर पर जो पेशेंट है उनको अगर वज़न ज़्यादा है तो फोकस करेंगे, वज़न ज़रूर कम करें। उसके लिए वो घर में कुछ कर सकते हैं, कुछ किसी डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं, क्योंकि घुटनों के अंदर जब जेल नहीं होता, भारी आपकी बॉडी होती है, जब आप खड़े होते हो तो सारा प्रेशर घुटने पे होता है, बैलेंस नहीं रख पाते, पेन होता है, स्वेलिंग बहुत हो जाती है। उसके अंदर आपने क्या करना है, बड़ा आसान सा तरीका बता देता हूँ। सूरनजान शीरी ले लें। ठीक है, सूरनजान 2 होती हैं, एक तल्ख होती है, एक शीरी होती है। तो शीरी का मकसद मीठी, तल्ख भी शीरी भी, ठीक है, शीरी वाली लेनी है आप। अच्छा जी, सूरनजान शीरी ले लें आप। सपोज करेंगे 20 ग्राम आपने सूरनजान शीरी ली है, तो इसमें सिर्फ आपने 5 ग्राम काली मिर्च, ठीक है, ये आप ऐड करेंगे। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। आधी चमची सुबह शाम, अगर आप दूध पीते हैं तो थोड़ा सा दूध के साथ ले लें, बेटर है। अगर आप नहीं पीते हैं तो फिर आप पानी के साथ ये वो भी लें जिनकी आवाज़ें आती हैं कड़ कड़ की, जब वो उन्हीं के लिए ऐसे लोगों को थोड़ा सा घर में भिंडी का सालन जो कि हम जला देते हैं, उसके विटामिन होते नहीं, उसको कच्चा पक्का खाएं। सही से, आप अरबी का खाएं, एलोवेरा अवेलेबल है आपके पास, तीनों में जेल है। जी जी, जितनी भी अल्लाह ताला ने जेल रखी है जिन चीज़ों में, वो आपको फ़ायदा देती हैं। लेस रखने वाली लेस रखी है, लेकिन उसमें पाए का रेस नहीं है, वो सिर्फ एक मिथ है। वो आपको मिथ से क्या लेना देना, हम तो शौक की बात करते हैं। शौक है तो खा लीजिए। पाए पे हौला हाथ ना रखिए। वो तो बिरयानी भी है ना, कौन सी किरण? मगज, नल्ली बिरयानी। नल्ली बिरयानी। अच्छा,
ये वो जो कि घुटनों के साथ साथ एड़ी में, और खुदा न खास्ता कि अगर आपका कोई यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, स्वेलिंग आ रही है किसी वजह से, यानी कि दर्द तो आपको वही है जो कमर में भी है, घुटनों में भी है, लेकिन इसके साथ स्वेलिंग भी है। सही। तो आप उस सूरत में क्या करते हैं, आप अपने घर में क्या बना सकते हैं, उसमें आप कस्ते शीरी अगेन ले लें 20 ग्राम, ठीक है। फिर उसमें अगेन आप मूसली ऐड करेंगे 20 ग्राम, ठीक है। और इसमें आपने 20 ग्राम तीसरी चीज़ जो डालनी है वो है इज़गंद नागौरी, ठीक है जी। ये भी इजीली मिल जाता है, जो कि नाम याद हो आपको तो आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाते हैं। देखिए मेडिसिन जो हम बनाते हैं उसमें होती हैं 10-10, 12-12 चीज़ें। ये हम आसान क्यों कर देते हैं लोगों के लिए कि भाई ठीक है, आप अगर खुदा न खास्ता डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते हैं और मासेस में आपको देखा जा रहा है, आपके चैनल को गांव गोठों में देखा जा रहा है, तो वो गरीब आदमी नहीं जा सकता हर आदमी, तो वो घर में बैठकर और इवन अगर कोई जा भी रहा है तो ये आप एडिशनल, इसका नुकसान तो है नहीं, कोई नहीं, फायदा ही होगा, ठीक है जी। और इसमें आप थोड़ी सी सौंठ ऐड कर दें। सही। यानी कि सब चीज़ें आपने अगर 20-20 ग्राम ली हैं तो आप 5 ग्राम उसमें सौंठ ऐड कर लें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, और उसके बाद फिर आप इसको आधी चमची सुबह शाम ले लें। ये घुटनों के लिए, कमर के लिए, टांगों के लिए, और वो जो पिंडली में खिंचाव होता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, इसको कर बहुत अच्छा है। हाँ जी। अच्छा, यूरिक एसिड होता है तो फिर उसमें लाल चीज़ों को आप अवॉइड कर लें, जैसे बड़ा गोश्त है, लाल दाल है, और वो बीन्स आते हैं लाल, लोबिया वगैरह, इस तरह की जो रेड चीज़ें हैं, या सब्जियों में चुकंदर है, या फ्रूट में अनार है, तो जो रेड चीज़ें हैं, रेड वैसे भी खतरे की निशानी है, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए। अच्छा, ये एक ऐसा दर्द बता रहा हूँ जो मतलब जिसका मुझे पेन बहुत ज़्यादा होता है, और ये स्पेशली उन माओं के लिए, उन बहनों के लिए जिनको ये नोटिस करना चाहिए। बच्चियाँ 18-20 साल की हैं, उनको आप देखें तो उनको कमर की शिकायत है, दर्द की, घुटनों में दर्द है, आप 2 घंटे उनसे काम नहीं करा सकते। 20 साल 25 साल कोई उम्र नहीं है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि वो बेचारे पेरेंट्स भी ये समझ रहे हैं कि इसको दर्द है, और डॉक्टर भी दर्द की दवाई दे देता है, क्योंकि ये बीमारी डायग्नोज नहीं होती, या मशीन में नहीं ढूंढ सकते हैं इसको, और हर इस बीमारी को पकड़ नहीं सकता। ये मैं इसलिए मजबूरन बता रहा हूँ कि ये माओं को स्पेशली, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये बीमारी रहती है, जब आप 30 साल 35 साल क्रॉस इफेक्ट होते हैं, बड़े खराब होते हैं, या से बाकी जिंदगी फिर आप डॉक्टर के साथ गुजारते हैं। तो इसके अंदर सिंपल पहले समझ लें कि निशानियां बता देता हूँ। जो बच्ची, उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, खाना कम खाती हैं, पानी पीने की चोर हैं, सोचती बहुत हैं, 100% इसको ज़्यादातर लिकोरिया की शिकायत होती है। ऐसे में पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं, वेट नहीं बढ़ता। आप फ़ौरन 2 चीज़ें आप मंगा लें, जड़ बधारी और सिंगाड़ा। जड़ बधारी, सिंगाड़ा हम वज़न मिलाकर पाउडर कर लें, आधी चमची सुबह शाम इस बच्ची को खिला दें, ठीक है। 5-6 महीने खिलाते रहें, अल्लाह ताला ने चाहे इसको सुकून और आराम मिल जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थे और इतने सारे दर्दों की दवाएं बता रहे थे, वो भी बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी से क्विक सॉल्यूशंस थे। क्विक सॉल्यूशंस, क्विकली आगे बढ़े। यस, बढ़ना पड़ेगा और चीन चलना पड़ेगा, क्योंकि चीन चैन से चले। हाँ, चैन से चलते हैं, आराम से चलते हैं, क्योंकि चीनी काउंटी यहाँ के स्कूल में आर्ट टीचर ने ब्लैक बोर्ड को कैनवस बनाया और फिर रंग बिरंगी चौक से अपनी महारत का खूब मुजाहिरा किया और दीदा ज़ेब तस्वीर बना डाली। 30 साल चीनी उस्ताद का ये मुनफरिद आर्ट सोशल मीडिया पर बड़ा हिट हुआ और देखने वालों ने भी कहा ज़बरदस्त हुआ। तो प्राइमरी स्कूल में ये टीचर हैं और उमूमी तौर पर एक ड्राइंग को बनाने में कम से कम 2 हफ्ते इनको दरकार होते हैं। तो ये मुनफरिद तस्वीर चीनी सकाफत को भी उजागर करती हैं और बच्चे इस दीदा ज़ेब तस्वीरों से मोहब्बत भी करने लगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतनी खूबसूरत ये टीचर बना रहे हैं तस्वीरें, तो लोग तो कहेंगे ना कि वाओ आई लव दिस, और इनके साथ में दोस्ती करना भी फिर बनता है। वाह वाह वाह। जनाब, बैलेंस हो तो कैसा ऐसा, अमेरिकी नौजवान ने घास काटने वाली मशीन को थोड़ी पर उठाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। डेविड ने 3 मिनट 52 सेकंड्स तक ऐसा किया। ये मेरी थोड़ी तो ऐसा नहीं कर सकते। एनीवेज, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज करा दिया और डेविड का बैलेंस करने का जो अंदाज था आपको भी दिखाते हैं। आपकी थोड़ी थोड़े ही है, ये उनकी थोड़ी है, जो कि थोड़ी नहीं है, बहुत है।
गजब खबर थी, अजब खबर। जानिए, मैक्सिको में अच्छी फसल के लिए सालाना तकरीब का एहतमाम किया गया और मेयर की मगरमच्छ से शादी करवा दी गई। कराची का मेयर मैक्सिको के कस्बे के मेयर ने मकामी किसानों और माहीगीरों की अच्छी किस्मत के लिए मगरमच्छ से बाज़ाब्ता शादी की रस्म गुज़श्ता 200 साल से जारी है। इस मौके पर ढोल और बैंड बजाते दर्जनों अफराद ने मेयर और मगरमच्छ के हमरा शहर के बाजारों का चक्कर भी लगाया। मन चले जो है वो कहना चाहिए धूल की थाप पर भंगड़े डालते रहे। भाई हम वहाँ होते तो हम भंगड़ा ही डालते। वहाँ पर म्यूजिक इतनी अच्छी थी, कलर्स इतने अच्छे थे और इतनी तरह के थे, तो मगरमच्छ को खुसूसी तौर पर तैयार करता सफेद लिबास भी पहनाया गया था। ये भी देख लीजिए। तो इनसे पूछते हैं ना किरण, कराची के मसाइल के लिए भी ऐसा कुछ है कोई, अगर कर लें हम भी। चलें आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह हमने ये तो आपको खबर दिखाई जो कि मैक्सिको से रिपोर्ट हुई थी, मैक्सिको से थी। यस, लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि जिस तरह कल हमने तालीमी साल पर महंगाई के बोझ का जिक्र किया था, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन हो या पेरेंट्स एसोसिएशन, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा था। लेकिन अगर हम कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखें कि हकीकतन अगर हम कंपेयर करें 2018 को 2019 से कितना इजाफा हुआ है महंगाई के शरह में विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी एंड यूनिफॉर्म, एंकर पर्सन सिद्रा मीर ने एक रिपोर्ट तैयार की है, इससे मुतालिक आपके सामने रखेंगे। नए तालीमी साल के आगाज ने भी वालिदैन को कर दिया है परेशान, क्योंकि गुज़श्ता साल 8वीं जमात तक का कोर्स 1800 से 2000 रुपए में मिलता था, लेकिन इस साल इसकी कीमत 3600 से 5600 रुपए तक हो गई है। 200 सफ़ात वाली स्कूल की प्रिंटेड कॉपी गुज़श्ता साल 60 रुपए की थी, लेकिन अब सितम ज़रीफ़ी ये कि उसमें भी रवां साल 10 रुपए इजाफा हो गया है और अब हर घर के बच्चे के लिए ये कॉपी 90 रुपए में मिलेगी। बगैर स्कूल प्रिंट की कॉपी पिछले साल 40 रुपए की थी, जो कि अब इस साल 60 रुपए की फरोख्त हो रही है। इसी तरह से 400 सफ़ात का रजिस्टर 210 रुपए से बढ़कर 280 रुपए का हो गया है। अगर नॉर्मल पेंसिल की बात की जाए तो पिछले साल 6 रुपए की थी और अब 10 रुपए की हो गई है। 25 रुपए वाला पेन 30 रुपए और 40 वाला 60 रुपए का हो चुका है। तलबा के लिए इंक भी महंगी हो गई है, क्योंकि 12 रुपए में मिलने वाली 30 ml की बोतल अब 30 रुपए में मिलेगी। इसी तरह से 6 रुपए वाला प्लास्टिक कवर 10 रुपए, कलर बॉक्स 120 रुपए, जबकि स्कूल बैग भी 40% महंगा हो चुका है। बच्चों के यूनिफॉर्म की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता साल 1250 से 1350 रुपए में मिलने वाला यूनिफॉर्म अब 1450 और 1550 तक पहुंच चुका है। और सिर्फ यही नहीं है, स्कूल के वैन के किराए भी 500 से 700 रुपए बढ़ चुके हैं। और अब महंगाई के इस तूफान में वालिदैन पर इजाफी बोझ स्कूल फीस में 5% इजाफा भी है। महंगी तालीम, बढ़ते दाम, वालिदैन बहुत परेशान है। जब उनसे हमने सवाल किए तो उनके क्या जवाब थे, कितनी फिक्र थी, कितनी परेशानी थी, आप भी देखिए। वो कोई भी निज़ाम सही नहीं कर रही है। एक तो तालीम पहले से इतनी महंगी की, इमरान खान आए कोई तब्दीली नहीं आई बिल्कुल, और कॉपियाँ भी मैं ये लेने आई हूँ 40 रुपए की कॉपी है, जबकि स्कूल में इससे भी ज़्यादा महंगी है। तो आवाम कहाँ जाए फिर। मैं अब्बू के साथ कोर्स लेने आई हूँ, लेकिन इतना महंगा कर दिया कि अब पढ़ना भी मुश्किल हो गया है हमारे लिए। किताबें भी महंगी हैं, कॉपियाँ भी महंगी हैं, अब क्या करें, पढ़ाना तो है ना। ये चाहूँगी कि कोर्स चेंज हो। जो मैंने पढ़ा था वो मैं आज अपने भाई के लिए लेने आ रही हूँ, तो सिंध टेक्स्ट बुक से तो मुझे यही रिक्वेस्ट है कि ना हमारा करिकुलम चेंज हुआ है, ना हमारे टेक्स्ट बुक चेंज हुई हैं। जो बच्चे और बूढ़े पढ़े आ रहे हैं वही हमारे बच्चे पढ़े आ रहे हैं। सेकेंडली इतनी महंगाई है, जाहिर है अब जो गरीब बच्चा है वो कैसे पढ़ेगा। हुकूमत से यही कहा जा सकता है कि भाई जो रोज़ के खाने कमाने वाले हैं उनके बच्चे जाहिल रहने से तो अच्छा है कुछ महंगाई कम कर दें, लो लेवल के स्कूलों में ही थोड़ी महंगाई कम कर दें ताकि फ़ीस वगैरह इतनी के पेरेंट्स सपोर्ट कर। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में आलिया सारिम, समाजी रहनुमा हैं। वेलकम टू नया दिन। जब हम ये मसाइल देखते हैं कि तालीम महंगी, स्टेशनरी महंगी, यूनिफॉर्म महंगा, तो फिर पेरेंट्स तो शायद ये सोचते हैं फिर क्या करें, बच्चों को घर बिठा लें, पढ़ाई ना करवाएं, स्कूल ना भेजें। इससे ज़्यादा बुरी बात क्या होगी कि घर बिठा लें, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ने का वाहिद हल ये है गरीब के लिए तो ख़ास तौर पे कि बच्चों को पढ़ाएं। बिल्कुल, सिर्फ तालीम वो चीज़ है जो आपको एक लेवल से 10-15 साल के बाद एकदम किसी दूसरे अच्छे लेवल पर ले जाती है। लेकिन कितनी तकलीफ दे बात है कि हमारे मुल्क में जो भी अच्छी खुशियों के मौके होते हैं उसे गम से मिला दिया जाता है। हम देखते हैं रमज़ान आता है
तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं। इसी तरह हम देखते हैं जब हमारा बच्चा पूरा साल कम्पीट करके एक नई क्लास में जा रहा होता है, ये हमारे लिए जश्न का मौका होता है कि हमारे बच्चे ने खैरियत से एक साल पूरा किया, अब खुशी मनाएं, बच्चा अगले साल जा रहा है अगली क्लास में, एक कदम आगे बढ़ गया। लेकिन उस वक्त जब ये मई जून की छुट्टियां होती हैं और उसके बाद हमें बच्चों के लिए कॉपीज़ और बुक्स और यूनिफॉर्म और सबका अरेंजमेंट करना होता है, तो हमारी वो खुशी वो परेशानी में बदल जाती है कि अब वो फीसेस की मद में है, वो तो है ही, अब हमें नए सिरे से वो सारी चीज़ें लेकर चलनी पड़ेंगी। और हम अगर अपने बच्चों को जब वहाँ लेकर जाते हैं तो पहले ज़ाहिर अब मेरे भी घर में सब यूनिफॉर्म्स आ रही थी, तो बात हो रही थी कि पहले पेरेंट्स अगर 3 यूनिफॉर्म्स लेते थे, 2, तो वो 1 यूनिफॉर्म्स लेते हैं, या अगर बच्चियां हैं तो कहते हैं शर्ट ठीक हालत में ओके, दुपट्टे चेंज कर लो लेकिन वही पुराने साल वाली शर्ट पहन लो। किताबों का आलम यह है कि उर्दू बाजार जाके अगर पुरानी बुक्स भी लेना चाहें तो उनकी कीमतें भी बहुत बढ़ा दी गई हैं। यानी मैं ये समझती हूँ कि चीज़ों को सिस्टम में आना चाहिए। यहाँ पर सिस्टम बनाने में कहीं पे हुकूमत नाकाम होती है और कहीं पर आवाम नाकाम कर देती है। इसमें भी आलिया साहिबा मसला ये है कि अगर आपने पुरानी बुक्स ले भी ली हैं, आप कहीं से मिल भी गए, तो स्कूल वाले समटाइम्स करंट एक्सेप्ट भी नहीं करते, वो नहीं करते। तो भाई यही एक प्रॉब्लम नहीं है, दीगर भी हैं। मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल लाहौर से यहाँ फायरिंग का वाक़या रिपोर्ट हुआ है और ऐसी खबर है कि एक शख्स की जान गई है। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे ही। जहांगीर खान, ये अहम खबर है, क्या इस सिलसिले में मालूम हो सका? असलहा कैसे दाखिल हो गया, ये शख्स कैसे दाखिल हो गया, क्या वाक़या है ये? अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल रिपोर्ट के इंटरनेशनल लाउंज में 2 नामालूम अफराद ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया, जिसकी शनाख्त जैन रफीक और उम्र 28 साल है और ये लखो डेर लाहौर का रहने वाला, उम्रा करके वापस आया था। जबकि दूसरा शख्स इसी फायरिंग की जद में आकर शदीद जख्मी भी हुआ है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसको फौरी तौर पर यहाँ से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जहांगीर, यहाँ सवाल तो ये है कि वो शख्स अंदर दाखिल कैसे हो गया? आप कह रहे हैं इंटरनेशनल लाउंज, अंदर कैसे दाखिल हो गया? ये तो सवाल निशान है। जी बिल्कुल, इसी बारे में पुलिस का और दीगर सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि अभी तहकीकात की जाएंगी। सही, तहकीकात अभी की जा रही है, जो भी चीजें सामने आएंगी आप उस पर नजर रखिएगा, हम दोबारा भी आपसे इससे मुताल्लिक अपडेट्स लेते रहेंगे। और दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं। आलिया साहिबा साथ मौजूद हैं। आलिया साहिबा, जिस तरह आपने भी कहा बुक्स ले तो लें, पुराना कोर्स ले तो लें, अब स्कूल एक्सेप्ट ना करे तो क्या करें? स्कूल एक्सेप्ट ना करे और टीचर्स को बाज़ दफ़ा बहुत समझदारी से जुमले अदा करने चाहिए। अगर स्कूल ने एक्सेप्ट कर भी लिया और वहाँ उस क्लासरूम में खड़ी हुई टीचर ने किसी किताब को देख के ये कह दिया कि ये बहुत पुरानी है, ये इसका कवर पेज नहीं है, उसके बाद जो बच्चों के दिल में बात आती है, उस किताब से भी दिल उचाट होता है, उस टीचर से भी दिल उचाट होता है। एक एक जुमला उनके जज्बात से खेलता है। हमारे बच्चों के, ये बहुत सेंसिटिव बच्चे हैं, इनके लिए एक एक जुमला सोच के बोलने की जरूरत है। वो प्रेशर फाइनली फिर आता है पेरेंट्स पर, क्योंकि कई दफ़ा पेरेंट्स बहुत प्यार से अपने बच्चों को समझा तो लेते हैं, लेकिन वो जुमला जो क्लासरूम में सुना होता है वो उन्हें पुरानी किताब लेने पर राजी नहीं करता। और मुझे उस मासूम दिल के बारे में भी बताइए जो माँ को जाके ये बता भी नहीं सका कि अम्मी आज मैंने ये सुना है, अब वो आप मुझे नई बुक लाके नहीं देते। वो सोच रहा है, महीनों हफ्तों सोच रहा है, अगली क्लास में प्रमोट होने तक सोच रहा है, वो नहीं बता रहा, इसलिए नहीं बता रहा कि हमारे बच्चे बहुत सेंसिटिव और समझदार हैं। जब ये घर में अपने माँ बाप को पुराने जोड़े और पुराने जूते, के मैंने बापों के फटे हुए जूते देखे हैं, उनके बच्चे बेहतरीन स्कूलों में जा रहे होते हैं और बाप का जूता फटा हुआ है, उसके पास मोटरसाइकिल है जो कभी किक मार के स्टार्ट होती है और कभी किक मार के स्टार्ट भी नहीं होती, बट ख्वाब वही ये है, ख्वाहिश ये बेसिक नीड है कि मेरा बच्चा पढ़कर वो इस फटी हुई मोटरसाइकिल पे इन फटे हुए कपड़ों के साथ गुजारा न करे। ये बुनियादी हक है हर शहरी का, हर इंसान का बुनियादी हक है। देखो, हर इंसान ख्वाब देखता है, हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। जब आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शंस नहीं देंगे ना, याद रखिएगा इनके पास एनर्जी है, टैलेंट है, इनको पॉजिटिव वे में बढ़ने दो, वरना फिर सोसाइटी में नेगेटिविटी आती है। और अगर हुकूमत इसको प्रायोरिटी नहीं बनाएगी तो वैसे सस्ता भी नहीं बना सकती। प्रायोरिटी बनाएंगे तो एजुकेशन फ्री हो सकती है, या एजुकेशन कम से कम ऐसी हो सकती है कि इतने पैसे ना देने पड़े, अगर उसमें हुकूमत को बहुत सारी बातें हुकूमत पर डालते हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसके अलावा कोई ये काम कर भी नहीं सकता। लेकिन मैंने वो बुक्स जो नॉट फॉर सेल बिकते हुए देखी हैं और लोगों को खरीदते हुए देखी हैं, तो वहाँ मुझे तकलीफ ये होती है कि जब हुकूमत स्कूल बनाती है, गवर्नमेंट के स्कूल बनाती है, वहाँ पे टीचर्स नहीं आते। अब वहाँ अगर आप हुकूमत को जिम्मेदार कहें तो उन लोगों को भी तो कहिए ना कि हुकूमत ने सेटअप बनाया, आप क्यों नहीं गए? हुकूमत ने नॉट फॉर सेल की बुक्स रखी, लेकिन आपने वो बेच दी। ऐलान भी, अच्छा ये चीज़ छुप के भी नहीं होती है, ऐलान खुल्लम खुल्ला होती है। अब उसमें वो दुकानदार भी जिम्मेदार है और उसमें वो पेरेंट्स बेशक मजबूर हैं, उनकी लेकिन बहरहाल वो जिम्मेदारी उन पे। अच्छा, मुझे आलिया साहब लास्टली ये बताएं, ये तो हम गवर्नमेंट सेटअप की बात करें, विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट स्कूल सेटअप, आपको नहीं लगता ये बहुत आसान है? थोड़े से रूल्स चेंज कर देना कि आप जहां से भी किताब कॉपी जैसी भी लें, हम आपको तालीम देंगे,
स्कूलें कह दें मसला हल हो जाएगा। जो उनका काम है वो कर लें। देखें जी, वो एक माफिया की तरह चीज़ें काम करी होती हैं। हर चीज़ हमारे यहाँ जो गलत काम है वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है, क्योंकि उसमें सबका हिस्सा जा रहा होता है। इसीलिए जब हम उसको चेंज करते हैं तो हम टॉप टू बॉटम हमें एक एक चीज़ को चेंज करना पड़ता है। स्कूल ना सिर्फ ये कि बुक्स या कॉपीज़ पाबंद कर देता है, क्योंकि वो कॉपीज़ उन्हें मिलेंगी खाली आपके स्कूल से, और जब साल खत्म होता है उन कॉपीज के ऊपर कुछ ऐसी कॉपीज आ जाती हैं, एक लफ्ज नहीं लिखा होता या 4 पेजेस इस्तेमाल है, पूरी कॉपी खाली है, वो जाया है। बुक्स और वर्क बुक्स जिनको किसी ने खोलकर नहीं देखा होता, एटलीस्ट अगर हम जरा सी देखिए, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसके पास बहुत है वो कहते हैं जी 10 रुपए की रोटी है, कौन सी बड़ी बात है। जिसके पास 1 रुपया नहीं है ना, वो कहता है इस रोटी में से मुझे 1 नवाला मिल जाए। तो अगर आपने साल की 2 बुक से 1 वर्क बुक भी आपने वेस्ट कर दी, आपको नहीं पता उस गरीब इंसान ने कहां से पैसे निकाल कर किया होगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रही थी। तो आज के टॉपिक्स थे, लेकिन कल होंगी और बहुत सारी बातें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।